क्रिकेट की धरती पर गेंदबाजों का आतंक छाया था। दुनिया की हर टीम के पास एक से बढ़कर एक खूंखार गेंदबाज होते थे। उस वक्त गेंदबाजों का बोलबाला होता था। तब सचिन तेंदुलकर ने उन सभी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और दशकों तक उन सबको डोमिनेट किया। तो आज हम सचिन के कुछ यादगार मैच को एक साथ लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। घमंड जब घुटनों पर गिरता है तो आवाज नहीं सिर्फ शर्म आती है, और यही हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। जुनून ने आग लगाई और अहंकार राख हो गया। जो कल तक तानों से खेलता था, दबदबे की सांस लेता था और जीत को अपनी जागीर समझता था, आज ये हार उनके लिए मौत जैसा था। और जीत हमारे लिए जुनून से बढ़कर, पैर थम नहीं रहे थे, गले फट नहीं रहे थे, हर तरफ दौड़ते कदम, छलकते जज्बात, गर्जना से हवा कांप उठी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, इज्जत का तूफान था जो ऑस्ट्रेलिया को उनके ही सरजमी पर घुटनों की बल्ला खड़ा कर दिया था। यह सीरीज इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 3 फाइनल खेला गया। ये वही मैच था जिसमें ब्रेटली ने सचिन के सर पर गेंद मारी थी, फिर सचिन का गुस्सा फूटा और ऑस्ट्रेलिया बर्बादी की मिसाल बन गया। साथ में सचिन ने एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जिसने उनके डूबते करियर को वापस से जिंदा कर दिया। पहले फाइनल में जब भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी, तब धोनी ने सबको कहा कि इस जीत को कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। आखिर धोनी ने ऐसा क्यों किया? और जीत के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। न ग्राउंड पर शोर, न डगआउट में हवाबाजी, बस एक नॉर्मल सा शेक हैंड, जिससे कंगारू और भी तिलमिला गए। क्योंकि धोनी ऑस्ट्रेलिया को ये बताना चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब दूसरा फाइनल शुरू हुआ तो वो आखिरी ओवर तक गया और रोमांच की सारी परिकाष्ठा को पार कर गया, जिससे इस फाइनल का मजा दोगुना बढ़ गया। फिर उसमें घमंड भी टूटा, गुरूर भी टूटा, जश्न भी मना, इतिहास भी बना और ऑस्ट्रेलिया के पतन की कहानी में एक नया अध्याय भी जुड़ा। साल 2008 में कॉमनवेल्थ सीरीज को ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रही थी, जो एक त्रिकोणीय श्रृंखला थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडिया शिरकत कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका तो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आ रही थी, वहीं भारतीय टीम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी क्योंकि टीम ट्रांजिशन फेज में थी। साथ में सचिन पिछले 1.5 सालों से एक शतक भी नहीं लगा पाए थे और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीती थी। ऐसे में कोई भी भारतीय टीम को इस ट्रॉफी का दावेदार नहीं मान रहा था। ऐसे हालात में सीरीज की शुरुआत हुई। भारत का पहला मैच ही ऑस्ट्रेलिया से होता है और ब्रेटली के सामने पूरी टीम धराशायी हो गई और मात्र 194 रनों पर ऑल आउट हो गई। ब्रेटली ने महज 27 रन देकर 5 विकेट झटका था, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। लेकिन शुक्र है कि यह मैच बारिश के कारण धुल गया। उसके बाद जब तीसरे मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ तो यहाँ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जिसमें ईशांत शर्मा ने 4 और श्रीशांत ने 3 विकेट झटके थे। परंतु तीसरी बार कंगारुओं ने भारत को बुरी तरह रौंद दिया, जिसमें रिकी पॉन्टिंग की 124 रनों की ऐतिहासिक पारी भी शामिल थी। लेकिन भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लिया। अब भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुके थे। दोनों टीमें फाइनल खेलने के लिए तैयार थी, परंतु इसमें एक नहीं बल्कि 3 फाइनल होना था, और जिस पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का एक स्टेटमेंट आता है कि मेरे लिए तो 2 ही फाइनल काफी है। और 2 फाइनल के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। अब मैच शुरू होता है। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी सबसे खतरनाक जोड़ी मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट मैदान पर आते हैं। हेडन ने पहले ओवर में ही प्रवीण कुमार को चौका जड़ बता दिया कि आज हम फाइनल जीत कर ही मानेंगे। गिलक्रिस्ट ने भी एक कट करके चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर में गिलक्रिस्ट युवराज के हाथों कैच थमा बैठे और फिर प्रवीण कुमार का ऐसा एग्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा विकेट था। 16 रनों पर पहला झटका लग गया, लेकिन 19 के स्कोर पर रिकी पॉन्टिंग को प्रवीण कुमार ने बोल्ड कर दिया और बता दिया कि हम भी यहाँ मैच खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने आए हैं। पॉन्टिंग के जाने के बाद मैदान पर आए माइकल क्लार्क। मैदान पर आते ही एक बेहतरीन चौका लगाया, परंतु ईशांत शर्मा ने क्लार्क को महज 4 रनों के स्कोर पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 24 के स्कोर पर तीसरा झटका भी दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की हालत एकदम पतली हो चुकी थी। अब साइमन और हेडन की जोड़ी मैदान पर होती है। इन दोनों ने मिलकर तेजी से रनगति को आगे बढ़ाया और 10 ओवरों में स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो कंगारुओं ने बताया कि आखिर क्यों उनको दुनिया की बेस्ट टीम कहा जाता है। हेडन को हैवान कहा जाता था तो साइमन को दानव, और इसका प्रूफ ये दोनों ही दे रहे थे। 14 ओवरों में दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। साथ में हेडन की 50 भी आ गई। उसके बाद साइमन के इसी चौके ने
ने स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच शत की पार्टनरशिप भी हो गई। इंडियन टीम के लिए यह जोड़ी किसी कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन तभी हरभजन सिंह ने साइमंड को प्रवीण कुमार के हाथों कैच करवा दिया। उसके बाद तो हरभजन का एक ऐसा डांस आता है जो साइमंड को चिढ़ा रहा था। इसके पीछे की कहानी हम आगे बताएंगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साइमंड ने 31 रन बनाया, तभी 135 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगता है और हरभजन का ये जश्न बता रहा था कि यह कितना इंपॉर्टेंट विकेट है। धोनी समेत पूरी टीम इंडिया खुशियां मना रही थी क्योंकि यह विकेट था हेडन का। हेडन 82 रन बनाकर आउट हुए। हेडन एक ऐसे खिलाड़ी थे, यदि कुछ ओवर और टिक जाते तो मैच की सत्यानाशी कर देते। इनके जाने के बाद लगातार रन भी बन रहे थे और विकेट भी गिर रहे थे, परंतु हसी ने शानदार 45 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, वो भी 47वें ओवर में रन आउट हुए। इसके बाद बेटली ने आखिरी के ओवरों में कुछ चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 50 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट खोकर 239 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरह पहली पारी समाप्त हुई। भारत के सामने 50 ओवरों में 240 रनों का टारगेट मिला, लेकिन यह टारगेट उसके खिलाफ बनाना था, जिनके सामने रन बनाना तो दूर, खड़े होने में भी डर लगता था, क्योंकि जब बेटली की गेंद 150 की रफ्तार से आती थी तो मानो बल्लेबाजों के लिए मौत का फरमान ले आई हो। तो वहीं जॉनसन की लहराती गेंद 150 की रफ्तार से हवा का झोंका बन जाती थी। साथ में ब्रेकन की तिकड़ी सामने वाली टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती थी। ऐसे में 240 रन साथ में फाइनल का प्रेशर बेहद ही मुश्किल होने वाला था। भारत की तरफ से टारगेट का पीछा करने मैदान पर उतरे रॉबिन उथप्पा और करोड़ों देशवासियों की उम्मीद मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही क्योंकि सचिन शुरू से ही आक्रामक दिखे। रॉबिन उथप्पा ने भी 17 रनों की पारी खेली और 11वें ओवर में टीम 50 के पार पहुंच गई, लेकिन तभी रॉबिन उथप्पा एक शॉर्ट बॉल का शिकार हो गए। इस झटके से टीम इंडिया उभर पाती कि तभी गौतम गंभीर भी रन आउट हो गए। लगातार टीम को 2 झटके लगे। अब तक टीम में युवराज, धोनी, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज आ चुके थे, लेकिन अभी भी सचिन के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता था। गंभीर मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सचिन और युवराज ने पारी को आगे बढ़ाया। सचिन का आक्रामक अंदाज जारी रहता है और टीम का स्कोर 87 रन हुआ। तभी सचिन ने अपनी 50 पूरी कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी युवराज सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। युवराज महज 10 रन बना सके। अब रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और शानदार चौका लगाया। अब कंगारुओं को एक विकेट के लिए तरसना पड़ता है क्योंकि सचिन की विस्फोटक पारी शुरू होती है। उनको किसी का साथ चाहिए था और रोहित बखूबी निभा रहे थे। और जब एक दफा जॉनसन ने सचिन को बाउंसर मारी तो जवाब में सचिन ने अपरकट लगाकर चौका मारा, जिससे कंगारुओं को लगा कि यह तुक्का है। इसीलिए जॉनसन ने अगली बॉल को भी बाउंसर मारी। उस बाउंसर पर भी सचिन अपरकट चौका लगा देते हैं और कंगारुओं को बता देते हैं कि यह कोई तुक्का नहीं बल्कि मेरी स्किल है और क्यों मुझे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब भारत का स्कोर 150 के पार चला गया। ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा से सचिन खड़े हो जाते थे और आज भी ठीक वैसा ही हो रहा था। अब टीम इंडिया को एक वक्त पर 89 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत थी, यानी अब यह मैच रोमांचक मोड़ पर जा रहा था। साथ में सचिन तेंदुलकर अपने शतक के पास पहुंच रहे थे। तभी नए नवेले रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ अपनी 50 पूरी कर लिया, यानी कंगारू अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ऐसे में वो सचिन को निशाना बनाते हैं। इस वक्त सचिन 90s में थे, इससे वो उनका ध्यान भटकाकर उनका विकेट लेना चाहते थे। तभी ब्रेटली ने एक गेंद सीधे सचिन के सर पर मार दिया। ब्रेटली ने माफी भी मांगी, सचिन ने माफ भी कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में खुराफात पहले से था, क्योंकि जब भी कंगारू हारते हैं तो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। यहाँ से भारतीय टीम को 60 गेंदों पर 35 रन बनाना था। तभी पॉन्टिंग नई गेंद की डिमांड करता है। काफी जद्दोजहद के बाद अंपायर्स ने गेंद थमा दिया, परंतु कंगारू मिलकर भी सचिन के ऐतिहासिक शतक को रोक नहीं सके। जिस सीरीज से पहले सचिन संन्यास के बारे में सोच रहे थे, उस सीरीज के फाइनल में एक ऐतिहासिक शतक मार दिया और अपने डूबते करियर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि सचिन 39 मैचों बाद कोई सेंचुरी लगाए थे और इस सेंचुरी का सुकून सचिन के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे में यह मैच लगभग भारत के हक में आ चुका था, परंतु तभी रोहित शर्मा 66 के निजी स्कोर पर बोल्ड हो गए और साथ में यहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम को वापसी करने का एक मौका मिल गया। परंतु कंगारुओं को पता था कि बिना सचिन का विकेट लिए हम इस मैच को जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और तभी जॉनसन के ओवर में सचिन का विकेट आते आते रह गया, जिसके बाद सचिन ने कंगारुओं का मजाक बना दिया। धोनी भी मैदान पर आए, वो भी मैच को तेजी से फिनिश करने लगे, यानी सचिन और धोनी ने तेजी से रन बनाकर इस मैच को अपने खेमे में ला दिया। उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जो काफी रोचक थी। जब भारत की जीत लगभग पक्की हो गई, तभी ड्रिंक्स ब्रेक होता है और तभी धोनी ने सभी स्टाफ मेंबर और बाकी प्लेयर्स तक यह मैसेज पहुंचाया कि इस जीत को कोई भी सेलिब्रेट नहीं करेगा।
जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तौहीन छुपी थी। दरअसल धोनी ऐसा जताना चाहते थे कि हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराना आम बात है, और जब धोनी की इसी चौके के बाद भारत मैच जीता तो धोनी ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मानो सामने कोई कमजोर टीम हो। एक तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, ऊपर से ऐसा बर्ताव करना कंगारुओं को पसंद नहीं आया। सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 117 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में भारतीय टीम पहला फाइनल तो जीत चुकी थी, अब बारी थी दूसरे फाइनल की। लेकिन भारतीय टीम और धोनी ने जो आग लगाई थी वो ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी, क्योंकि दूसरा फाइनल रोमांच की सारी परिकाष्ठा पार करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार बेहद ही दर्दनाक थी और वह बदले की आग में उबल रहा था। अब इंतजार था तो दूसरे फाइनल का, और वो दिन भी आ गया। अब दोनों कप्तानों के बीच टॉस होता है। MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत के नए गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने स्कोर डिपेंड करेंगे। धोनी का यह फैसला सबके समझ से परे था, क्योंकि अभी पिछले ही मैच में भारत चेस करके जीता था। खैर, भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करते हैं रॉबिन उथप्पा और सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पॉन्टिंग गेंद लेकर तैयार होता है, और आज उथप्पा दबाव के साथ बैटिंग कर रहे थे। यही होता है अनुभवी में और युवा खिलाड़ियों में, और उथप्पा इतना दबाव ले लिए कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। उथप्पा ब्रेकन के ओवर में सचिन को रन आउट कराने से बचे, यानी कंगारू आज पूरी तैयारी से मैदान पर उतरी थी, और भारत का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर केवल 15 रन होता है। कंगारू अपना सालों का एक्सपीरियंस झोंक रहे थे। 7वें ओवर में भारत की तरफ से पहली बाउंड्री आती है। कंगारू अब तक दबाव बनाए हुए थे, परंतु तभी पॉन्टिंग से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसी पॉन्टिंग से जो सचिन को आउट करने के लिए रणनीति बनाया था। जब टीम का स्कोर 30 रन था, तभी सचिन तेंदुलकर का एक कैच ड्रॉप हो जाता है, और उसके अगले ही गेंद पर ब्रेटली को चौका मार बता दिया कि तुमने यह कैच नहीं बल्कि फाइनल छोड़ा है। लेकिन इस दौरान कंगारू एकदम सधी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। तभी नॉर्थन ब्रेकन की एक गेंद सीधे सचिन के पैड पर लगती है। लेकिन आज अंपायर भी सचिन के साथ थे, क्योंकि ये काफी करीबी मामला था। सचिन कई बार गलत फैसले का शिकार हुए थे, पर आज नहीं। कंगारू अभी तक दबाव बनाए हुए थे। 12 ओवर की समाप्ति पर भी स्कोर केवल 45 रन ही होता है। ऐसा नहीं था कि खिलाड़ी शॉट नहीं खेल रहे थे, लेकिन कंगारू अपनी जान झोंक कर गेंद को पकड़ लेते थे। लेकिन अब रन बनाना भी जरूरी था। तब सचिन ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और जल्दी से अपना 50 पूरा कर लिया। यहाँ तक मैच बराबरी पर चल रहा था। फिर सचिन ने दो खिलाड़ियों के बीच एक ऐसा चौका लगाया जिसे देख जॉनसन सोचने पर मजबूर हो गया। Oh, it was in the air. Did he pick the gap or was he just a bit lucky? Work with either principle. It's gone for 4. 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 92 रन होता है। भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया था। तभी 21वें ओवर में रॉबिन उथप्पा चौका लगाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। उथप्पा 30 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। ये मैच बेहद ही धीमा चल रहा था। इस मैच में कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि कंगारू गेंद डालते, ये सिंगल डबल लेकर मैच को आगे बढ़ाते। तभी माइकल क्लार्क गलती से सचिन तेंदुलकर से टकरा गया और उनको रन लेने से पकड़ लिया, जो कैमरे में साफ साफ देखा गया। टकराया गलती से था, पर रोकना उसकी सोची समझी साजिश थी। 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 121 रन होता है। तभी गंभीर रनगति को बढ़ाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। जैसे ही कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए जाता, अपना विकेट गंवा बैठता था। गंभीर मात्र 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और दबाव को कम करने के लिए एक छक्का मारकर ऑस्ट्रेलिया को बता देते हैं कि अभी सिक्सर किंग क्रीज पर ही है। युवराज सिंह मानो 2007 की पारी को दोहराना चाहते हों। अब स्कोर भी 31 ओवर की समाप्ति पर 150 तक पहुंच गया। युवराज जब तक क्रीज पर थे, कंगारुओं को पीटते रहे। इनके आते ही छक्कों की बरसात हो गई। स्टेडियम में शोर और ऑस्ट्रेलिया में सन्नाटा। लेकिन उसी प्रयास में युवराज सिंह की पारी का अंत हो गया। युवराज सिंह 38 रनों की तेज पारी खेली। अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। यहाँ 35 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारत 3 विकेट खोकर 175 रनों पर होता है। धोनी और सचिन ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच 30 रनों की छोटी सी पार्टनरशिप हुई। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि दो दिग्गज टीमों के बीच फाइनल मैच हो रहा है। सचिन अपने शतक से मात्र 9 रन दूर थे। तभी रिकी पॉन्टिंग की एक शानदार कैच ने उनकी पारी का अंत कर दिया। सचिन 91 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन का विकेट गिरते ही कंगारू खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उनको पता हो गया था कि यह टीम इंडिया अब 250 के पार नहीं जा पाएगी। और तभी 209 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी चलती बनी। बहुत से लोगों को आज भी विश्वास नहीं होता है कि कैसे सचिन के बैटिंग के आसपास ही टीम इंडिया चलती थी। इस दोनों फाइनल में
सचिन ने 50% रन अकेले बनाया था और इस टीम में भी युवराज, धोनी, रोहित, गंभीर जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। उस वक्त पूरी टीम भले ही रन न बनाए, लेकिन सचिन का रन बनाना बेहद ही जरूरी होता था। जिस तरह आज विराट कोहली टीम के लिए पिलर का काम करते हैं, वही उस वक्त सचिन तेंदुलकर थे। अब 46 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 225 रनों पर 5 विकेट होता है। तभी धोनी ने ब्रेटली की लेंथ गेंद पर छक्का मार दिया, परंतु वो भी मैच को शानदार तरीके से फिनिश नहीं कर सके और 50 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 258 रन ही हो पाता है। इस वक्त हर कोई ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की समझ रहा था, लेकिन यह मैच लास्ट ओवर तक चला जाएगा, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गिलक्रिस्ट और हेडन की जोड़ी मैदान पर आती है। सबको लगा इसमें एक भी रुका तो मैच को यहीं पर खत्म कर देगा, परंतु प्रवीण कुमार की लहराती गेंद ने गिलक्रिस्ट को धोनी के हाथों कैच करा दिया। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था। इनके जाने के बाद रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं। अभी अभी विकेट गिरा था, टारगेट भी बड़ा नहीं था, फिर भी पॉन्टिंग ने अपने घमंड में शॉट खेलना चाहा और सीधे युवराज के हाथों कैच थमा बैठे। फिर भारतीय टीम का जश्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया टीम 8 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में कंगारुओं पर दबाव बढ़ता गया। तभी सचिन के कैच को धोनी लपकने गए और वह कैच छूट गया, जिससे एक झटका लगते लगते बच गया। जिसके बाद क्लार्क और हेडन ने पारी को आगे बढ़ाया। तभी प्रवीण कुमार की गेंद ने क्लार्क की गिल्लियां उड़ा दिया। मैच 33 रनों पर 3 विकेट गिर चुका था। यहाँ से मैथ्यू हेडन और साइमन ने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हेडन अपने 50 के पास पहुंचते हैं तो वहीं स्कोर 100 के पार चला गया। अब मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुक रहा था, क्योंकि हेडन क्रीज पर थे और कुछ ओवर में मैच को खत्म ही कर देते, लेकिन तभी युवराज सिंह ने शानदार फील्डिंग के दम पर हेडन को रन आउट कर दिया। उस वक्त युवराज की रफ्तार चीता के समान थी। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 24.3 ओवरों में 138 रन बनाना था। हेडन ने 55 रन बनाया। अब मिस्टर क्रिकेट माइक हसी मैदान पर आए। तभी उसी ओवर में हरभजन ने साइमन को भी आउट कर दिया। This is close. This is very close. He's got another one. He's got his man. यहाँ भारत मैच में पकड़ बना ही रहा था। तभी साइमन भी 42 के स्कोर पर आउट हो गए। हरभजन कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे थे, क्योंकि मंकी गेट कांड कुछ ही महीने पहले हुआ था। अब ऐसा लगा कि मैच आखिरी तक जाएगा ही नहीं, यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास दानवों की फौज थी। होप और हसी ने ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद को बनाए रखा और एक बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन 199 के स्कोर पर माइक हसी आउट हो गए। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 48 गेंदों में 60 रन बनाना था और ऑस्ट्रेलिया 199 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में कंगारू अब दबाव में आ गए। जैसे तैसे मैच आगे बढ़ा। अब एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया को 32 गेंदों पर 44 रन चाहिए थे। तभी होप ने चौका जड़ उम्मीद को बनाए रखा, यानी यह मैच कभी भी एक तरफा नहीं हो पाया और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक चौका मार दिया। अब 30 गेंदों पर केवल 36 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट की दरकार थी। यह मैच रोमांच की सीमा पार कर चुका था। तभी होप की 50 आ गई। ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया को बता रही थी कि जब तक मेरा एक विकेट भी बाकी है, तब तक हम हार नहीं मानते हैं। तभी ब्रेटली को प्रवीण कुमार ने बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त पर 11 गेंद पर 21 रन बनाना था और श्रीशांत ने एक और झटका दे दिया। आज इस फाइनल मैच में श्रीशांत ने शानदार गेंदबाजी करी। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया को 8 गेंदों पर 20 रन बनाना था। अब ऐसा लगा मैच खत्म हो गया है, लेकिन होप आखिरी उम्मीद बचे थे और होप ने श्रीशांत को छक्का मार 7 गेंदों पर 14 रन ला दिया। यानी अब यह मैच फिर से घूम चुका था। ऑस्ट्रेलिया दर्शक भी जश्न मनाने लगे। कमेंटेटर भी कहने लगे कि कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। और जब 5 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, तभी ऑस्ट्रेलिया ने 9वां विकेट भी ब्रेकन के रूप में गंवा दिया। एक तो फाइनल, ऊपर से आखिरी ओवर तक जाना, यानी रोमांच अपने चरम पर था। अगली गेंद पर शॉट खेलकर 2 रन ले लिया। अब 3 गेंद पर 10 रन बनाना था। पठान ने गेंद डाली, बैट्समैन ने शॉट खेला, लेकिन वो गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। Another Yorker and he's hauled out. It's it. The Commonwealth Bank Series goes to India. और ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट गंवा देती है और ऑस्ट्रेलिया इसी जगह यह फाइनल और सीरीज हार गई। साथ में भारत ने कॉमनवेल्थ सीरीज ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराकर जीत लिया। उसके बाद ऐसा जश्न मनाया जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन आज जो देखने को मिला, आज से पहले वो कभी नहीं देखा गया था। एक कंगारू अपने ही घर में अपने ही घुटनों पर बैठकर रो रहा था और भरे मैदान में भारतीय खिलाड़ी शेरों की भांति दहाड़ लगा रहे थे। आज पूरी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के पतन की कहानी लिख रही थी। पूरी दुनिया भारत के
जाबाज शेरों का रुतबा देख रही थी। इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर उनको परास्त कर चुकी थी और वही ऑस्ट्रेलिया आज अपने ही घर में अपने लोगों के सामने अपना मुंह छुपा रही थी। भारतीय टीम की तरफ से सचिन ने दोनों फाइनल को मिलाकर 208 रन बना दिया और साथ में अपने करियर को भी बचा लिया और इस तरह भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मल्टी नेशन टूर्नामेंट जीता था। ये थी ऑस्ट्रेलिया की बर्बादी की कहानी। वो दुनिया का एक लौता ऐसा गेंदबाज था जिसकी आंखों में आग, चेहरे पर ताव और हर विकेट के बाद आसमान को चीरता गुरूर। वो था आंद्रे नील, उस वक्त की साउथ अफ्रीका पेस अटैक की जान। वो दुनिया के सभी बल्लेबाजों को अपने पैरों की धूल समझता था, यहाँ तक कि क्रिकेट के दिग्गज ब्रायन लारा का भी मजाक बनाया था। कभी गंभीर से भिड़ता तो कभी धोनी को मारने की धमकी देता, लेकिन उस फाइनल मैच में उसने युवराज को गाली बक दिया। साथ में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी नहीं छोड़ा और फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। साल 2007 में इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच फ्यूचर कप का फाइनल मैच खेला गया। राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स और मॉर्ने वान वीक पारी का आगाज करने मैदान पर कदम रखते हैं और गेंद जहीर खान के हाथ में होती है। जहीर की पहली गेंद हवा में लहराते हुए सीधे विकेट कीपर धोनी के दस्तानों में चली गई। जहीर खान स्विंग के जादूगर तो थे ही, पर आज आसमान में बादल थे, मैदान गीला था, यानी बारिश हुई थी, जिससे मैच के ओवर्स को घटाकर 31 ओवरों का तय किया गया था। मैच आधा जरूर हुआ था, लेकिन मजा, थ्रिलर, रोमांच, सस्पेंस दोगुना होने वाला था। अफ्रीका का प्लान साफ था, जितने हो सके उतने रन बनाओ और भारत पर दबाव डालो, जिसके लिए जोखिम लेना भी जरूरी था। और डिविलियर्स ने दूसरे ही ओवर में अजीत अगरकर को चौका मार अपने इरादे साफ कर दिया, लेकिन उसी ओवर में अगरकर ने उनके साथी मॉर्ने को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। Good appeal, up goes the finger, first strike for India. इनके जाने के बाद मैदान पर साउथ अफ्रीका टीम के सबसे बड़े दिग्गज जैक कैलिस कदम रखते हैं। जो काम पूरी दुनिया के महान बल्लेबाजों ने मिलकर किया था, वो काम जैक कैलिस अकेले ही किए थे। इनके आंकड़े इनके काबिलियत को बयां कर रहे थे, परंतु आज जैक कैलिस का दिन नहीं था और अजीत अगरकर ने एक बेहतरीन गेंद पर कैलिस को बोल्ड कर दिया। Oh, that's another peach. यह इतनी बेहतरीन गेंद थी कि कैलिस रोकने का प्रयास करते रहे, पर गेंद ने उनके गिल्लियां उखाड़ दिया। इस गेंद पर दुनिया का कोई भी बल्लेबाज होता घुटने टेक देता। जैक कैलिस अब पवेलियन चले जाते हैं, जिसके बाद अब क्रीज पर आते हैं हर्षल गिब्स, एक और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। यह खिलाड़ी तो इतना महान था कि नशे में धुत होने के बावजूद भी सामने वाली टीम को मारकर भूत बना देता था, और इस बात की गवाही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मैच ने दिया था, जिसमें शराब के नशे में हर्षल गिब्स ने 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर एक ऐतिहासिक रन चेस कर दिखाया था। लेकिन जिस तरह से आज अगरकर गेंद को लहरा रहे थे, उसको पकड़ने में एमएस धोनी को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हर बल्लेबाज इनके सामने बेबस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जहीर की बलखाती गेंदों का तोड़ भी डिविलियर्स के पास नहीं था। 4 ओवरों में स्कोर मात्र 8 रन होता है, तभी 5वें ओवर में जहीर ने डिविलियर्स को आउट कर दिया। भारतीय टीम जश्न मनाने लगी, परंतु सबके होश उड़ गए जब पता चला कि अंपायर ने आउट ही नहीं दिया है, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो बहुत ही बड़ा इश था। न जाने अंपायर्स को कैसे दिखाई नहीं दिया। हर किसी का जश्न पल भर में मातम में तब्दील हो गया, क्योंकि आज अंपायर एक सस्ता नशा करके आया था, जिसे बल्ले का इतना बड़ा एज भी नहीं दिखाई दिया, जिसमें एज नहीं बल्कि पूरा बल्ला ही गेंद से टकराया था। उस वक्त अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य होता था। लेकिन फिर दूसरी गेंद पर गौतम गंभीर ने एबी डिविलियर्स का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। एबी डिविलियर्स जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदों पर 2 जीवनदान मिल गया, यानी अब बड़ा शॉट आना तय था और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। परंतु अगली गेंद पर जहीर खान ने वापसी कर बता दिया कि आज तुम एक एक रनों के लिए तरस जाओगे। लगातार जहीर गेंद डालते, धोनी गेंद पकड़ते। 31 ओवरों के मैच में शुरुआती 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका का स्कोर महज 24 रन ही था और 10वां ओवर तो आरपी सिंह ने मेडन ही डाल दिया, यानी साउथ अफ्रीका टीम पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। लेकिन यह वही टीम थी जो दिग्गजों से लबालब भरी होती थी और अभी भी क्रीज पर एबी डिविलियर्स जैसा खूंखार बल्लेबाज। ऐसे में रोमांच अब सारी हदें पार करने को इंतजार कर रहा था और फिर आई तबाही, जिसमें सौरभ गांगुली ने एबी डिविलियर्स को धोनी के हाथों कैच करवा दिया। Chance of catch it, it's out. No, AB de Villiers has gone for 15.
South Africa have lost another wicket. आखिरकार एबी डिविलियर्स आउट हुए। सबको लगा गांगुली का यह विकेट तुक्का है, लेकिन गांगुली ने अगले ही गेंद पर जेपी डुमनी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा बता दिया कि आखिर क्यों उनको बंगाल टाइगर कहा जाता है। Huge shot and it's been given out. 2 in 2 for Sourav Ganguly. He's turned it on. South Africa 4 down. यहाँ अफ्रीका टीम महज 28 रनों पर 4 विकेट गंवा देती है। जेपी डुमनी बिना कोई रन बनाए डगआउट की तरफ बढ़ गए। ऐसे में अब लगा अफ्रीका टीम जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि अब लगभग उसकी आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। इसीलिए यह डिसाइडर मैच एक तरफा होता दिखाई देने लगा। परंतु हर्षल गिब्स जैसा बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर खड़ा था और अफ्रीकन टीम को भी उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। जिसके बाद गिब्स और जस्टिन केम्प ने विकेट के पतन को रोका, लेकिन 15 ओवर की समाप्ति पर भी स्कोर 35 रन ही होता है। विकेट नहीं गिर रहा था पर रन भी नहीं बन पा रहा था। अफ्रीका टीम स्ट्रेचर पर आ चुकी थी। 19 ओवरों तक स्कोर केवल 50 के पार पहुंचा। अब केवल 12 ओवरों का खेल बाकी था और यहीं से मैच का रुख पलट गया, क्योंकि लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो गई। अफ्रीका टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। हर्षल गिब्स ने इसी छक्के के साथ 5वें विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर दिया। जो काम साउथ अफ्रीका टीम पिछले 19 ओवरों में की थी, उसी काम को अगले 6 ओवरों में ही कर दिखाया। अब 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया, क्योंकि जस्टिन केम्प ने युवराज को लगातार 2 छक्के मार दिए। अचानक से इन दोनों का उग्र रूप देखकर भारतीय टीम हताश निराश हो गई। उनके गेंदबाज अब हताशा से बेबस हो चुके थे। पल भर में क्या से क्या हो गया, रनों की नदियां बहने लगी। अब हर्षल गिब्स और जस्टिन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। जब ये जोड़ी और भी घातक होती दिखाई देने लगी, तभी जहीर खान ने यार्कर पर गिब्स को बोल्ड कर दिया। What a delivery right into the block hole. गिब्स पारी के शुरुआत में 25 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और जब उनकी पारी खत्म हुई तो इनका स्ट्राइक रेट लगभग 100 के करीब जा चुका था। हर्षल गिब्स एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद जस्टिन लगातार शॉट्स खेलते रहे और अब देखते ही देखते इस पारी का आखिरी ओवर आ गया और गेंद सचिन तेंदुलकर के हाथ में होती है और उनकी पहली गेंद पर जस्टिन ने छक्का मार दिया, जिससे लगने लगा कि कप्तान का यह डिसीजन गलत साबित हो जाएगा। लेकिन फिर सचिन ने वापसी करी और जस्टिन को बोल्ड कर दिया। He's bowled in this time, looking to repeat the shot over mid wicket. जस्टिन केम्प 61 रन बनाकर आउट हुए। सचिन के इस ओवर में 10 रन आया और 2 विकेट भी आया, क्योंकि सचिन उस जमाने में क्या लाजवाब गेंदबाजी करते थे। बल्ले का खौफ तो था ही, लेकिन उनके गेंद में धार हुआ करती थी। वो एक बार नहीं कितनी बार अपनी गेंदबाजी से मैच जिताए थे। इस तरह साउथ अफ्रीका टीम 31 ओवरों में 148 रन बना लेती है और भारत के सामने 149 रनों का टारगेट रखा। आज के समय पर यह स्कोर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में यदि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो दिग्गजों से भरी थी वो 31 ओवरों में केवल 148 रन ही बना पाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त रन बनाना कितना मुश्किल होता था। साथ में उस वक्त दुनिया के हर टीम के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज हुआ करते थे, जिनके रफ्तार के सामने बल्लेबाजों का खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता था। उनके पैर थर्रा जाते थे। यानी हर टीम के पास गेंदबाज के नाम पर रफ्तार के सौदागर हुआ करते थे और साउथ अफ्रीका के पास तो डेल स्टेन जैसा खूंखार गेंदबाज, जिसके जश्न को देखकर ऐसा लगता था डेल स्टेन मानो बल्लेबाज को कच्चा चबा जाएंगे। उनकी आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा, बल्लेबाज के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। डेल स्टेन उस जमाने में इतने डेंजरस गेंदबाज थे कि 2008 से 2014 तक लगातार टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज बने रहे और उनका साथ निभाता था आंद्रे नेल जैसा खूंखार गेंदबाज, जो गेंद से ज्यादा गालियां देता था, जो विकेट से ज्यादा कंट्रोवर्सी करता था और विकेट लेता तो मानो हाथापाई करने पर उतारू हो जाता था। अब 149 रनों का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से क्रीज पर आए सौरव गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिनके आंकड़े देखने मात्र सामने वाली टीम की पतलून गीली हो जाती थी।
और सौरभ गांगुली भी किसी से कम नहीं थे। लेकिन आज उनके सामने भी कोई ऐसा वैसा गेंदबाज नहीं, डेल स्टेन जैसा खूंखार गेंदबाज खड़ा था जिसकी गेंद 150 की रफ्तार से भी स्विंग करती थी, जिसके सामने रन बनाना तो दूर की बात है, खड़े होने में भी हवा निकल जाती थी। और पहले ओवर में ही इनकी रफ्तार का कहर देखने को मिला। लेकिन स्टेन की आखिरी गेंद पर सचिन ने चौका जड़कर बता दिया, यदि तुम स्टेन गन हो तो हम भी क्रिकेट के भगवान सचिन हैं। इस तरह पहले ओवर से 6 रन आया। दूसरा ओवर मकाया एंटनी लेकर आया और सचिन आउट होने से बाल बाल बचे, जिस गेंद पर चौका भी आ गया। परंतु अगली गेंद पर सचिन विकेट कीपर के हाथों कैच थमा बैठे। भारत के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका था। सचिन मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। 11 रनों पर भारत को पहला झटका लग गया। इनके जाने के बाद अब गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं और आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन अभी तक आंद्रे गेंदबाजी पर नहीं आया था और जब एक बार गौतम गंभीर रन आउट होने से बाल बाल बचे तो एक इंडिकेटर के द्वारा दिखाया गया कि यह आउट नहीं है, जिसे आज के समय में देखने पर कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन फिर डेल स्टेन ने गौतम गंभीर को प्ले डाउन आउट कर दिया। महज 20 रनों पर भारत को दूसरा झटका भी लग गया। अब तो साफ हो गया था कि यह टारगेट भारत के लिए हासिल करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। गंभीर के जाने के बाद भारतीय टीम की दीवार राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। अभी तक यह मैच शांति से चल रहा था। अब सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। लेकिन जब पूरी अफ्रीका टीम इन दोनों से परेशान हो गई, तब वो अपने सबसे खूंखार गेंदबाज आंद्रे नेल को गेंदबाजी के लिए बुलाती है। लेकिन आज उसके सामने दुनिया का दादा खड़ा था, सौरभ गांगुली। और जब नेल ने गेंद डाली तो सौरभ गांगुली ने उस पर तगड़ा प्रहार कर दिया और वह 1 बाउंस चौका आ गया। Catch it is the call. The ball will sail away for a 6. इसे देखने के बाद आंद्रे नेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उसके सामने इस तरह से शॉट्स खेले उसे पसंद ही नहीं था और अब वो पगला गया। उसका अहंकार अगली गेंद पर दिखाई दिया, क्योंकि जब सौरभ गांगुली से अगली गेंद डाट हो गई तब कुछ इस तरह नेल ने घूरा और वही इसका असली चेहरा था। और अगली ही गेंद पर गांगुली विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। Taken, caught behind, finger is raised by the umpire. It's the end of Saurav Ganguly's innings. फिर आंद्रे नेल दादा के करीब आकर जश्न मनाता है और गालियां भी बकने लगा। वो अपना आपा खो बैठा। तब आंद्रे नेल के आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा और मुंह में गालियां सौरभ गांगुली के लिए निकल रही थी। वो ऐसा जश्न मना रहा था जैसे मानो वह मैच जीत लिया हो। किसी पागलों की तरह सौरभ गांगुली को घूरे जा रहा था, गालियां पर गालियां बके जा रहा था, जिसे देखने के बाद भारत के बच्चे बच्चे का खून खौल उठा। जिसे दुनिया दादा कहती है, उसे नेल उसकी आंखों के सामने ही उसको चिढ़ा रहा था। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने मैच में रोमांच पैदा कर दिया। सौरभ गांगुली 18 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद मैदान पर आए युवराज सिंह और उनका स्वागत ही बाउंसर से किया गया। यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों में मात्र 38 रन होता है और 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। तभी आंद्रे नेल फिर से अपनी औकात दिखाता है और युवराज सिंह को गेंद डाट कराकर उनको घूरता है। उस युवराज सिंह को घूरता है जिनके गुस्से का शिकार जब कोई होता है तो वो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है। परंतु उस वक्त युवराज सिंह के गुस्से से हर कोई अनजान था और यहीं पर नेल गलती कर बैठा। युवराज उस वक्त कुछ नहीं बोले क्योंकि अभी उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी। एक रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। नेल इतना गुस्सैल था कि जब युवराज ने आंद्रे नेल को एक अच्छा शॉट लगाया, वो भी चौके के लिए नहीं गया। यह शॉट भी उसको पसंद नहीं आया कि कोई मेरे खिलाफ इतना बेहतरीन शॉट कैसे लगा सकता है। उसके जवाब में उसने अगली गेंद युवराज को बाउंसर मारा। अभी भी भारतीय टीम को 18 ओवरों में 106 रन बनाने थे। यहाँ से युवराज और द्रविड़ ने एक छोटी सी पार्टनरशिप किया, लेकिन उसमें कोई बाउंड्री नहीं शामिल थी और अभी भी भारतीय टीम का स्कोर महज 48 रन ही होता है। तभी आंद्रे नेल ने एक बार फिर से द्रविड़ को बाउंसर मारा। हर गेंद के बाद उसका घमंड सर चढ़ के बोलता था और फिर युवराज के इसी चौके के साथ स्कोर 50 के पार पहुंचा। 50 रन बनाने के लिए टीम इंडिया को 16 ओवर लग गया। अभी तक भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी और आंद्रे नेल हर गेंद के बाद युवराज को आंख दिखा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि युवराज का गुस्सा आसमान को चीर देता है, गेंदबाजों के करियर को खत्म कर देता है। उसके बाद राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह लगातार शॉट्स खेलने लगे, जिससे साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी परेशान होने लगे, क्योंकि एक वक्त पर जब 38 रनों पर 3 विकेट गिरा था तब अफ्रीका टीम अपनी जीत पक्की मान चुकी थी।
परंतु अब भारत को 77 गेंदों पर 81 रन बनाने थे और युवराज सिंह अपने फॉर्म में वापस आ रहे थे। इन दोनों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हो रही थी, रन बन रहे थे, लेकिन बेहद ही मुश्किल से रन आ रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम मैच को जीतने के लिए अपनी जान तक झोंक दे रही थी। भारत का स्कोर 20 ओवरों में 75 रन होता है। ये दोनों बेहद ही बेहतरीन बैटिंग करते हैं और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर लिया। Punishing drive off the back foot with a delightful cut shot. Oh, delightful drive. Made it look so easy. और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर लिया और अब स्कोर भी 100 रनों की पार पहुंच गया। India's 100 is posted as a result of that solid pull shot. Jack Callis is not happy, possibly thinking that दोनों ने मैच को एक तरफा बना दिया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत ही बड़ा यू टर्न हो गया। साउथ अफ्रीका टीम विकेट के लिए भले ही तरस रही थी, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ी थी। इसीलिए जब भारतीय टीम को 40 गेंदों पर 41 रन बनाना था, तभी राहुल द्रविड़ एक आसान सा रन लेते हैं, परंतु उनको पता नहीं था कि यह रन उनका विकेट खा जाएगा और विकेट कीपर ने गेंद को पकड़कर थ्रो कर दिया और राहुल द्रविड़ रन आउट हो गए। द्रविड़ निराश होकर पवेलियन के लिए रवाना हो गए और अफ्रीका को जीतने की एक उम्मीद को छोड़कर। उस वक्त द्रविड़ का टीम में बहुत ही बड़ा रोल होता था। वो एक तरफ से विकेट बचा कर रखते थे, दूसरी तरफ से रन बनते थे और आज द्रविड़ ने ठीक वैसा ही किया था, लेकिन द्रविड़ मैच को जीतने के करीब पहुंचाकर आउट हो गए। इनके जाने के बाद मैदान पर MS धोनी आते हैं। धोनी और युवराज ने मिलकर पारी को सिंगल डबल से आगे बढ़ाया। आज के समय पर भले ही खिलाड़ी चौके छक्के मारकर खेल को खत्म कर देते, पर उस वक्त गेंदबाजों की कला के सामने रन बनाना, बड़े शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं होता था। साथ में उनके खतरनाक तेवर को देखकर रूह तक कांप जाती थी, जो आजकल मैदान पर थोड़ा सा रिएक्ट करने पर लोग उसे जंग समझ लेते हैं, परंतु उस असल में वार होती थी। डेल स्टेन का जश्न देखो, मानो वो बल्लेबाजों को जिंदा ही चबा जाएंगे। वहीं आंद्रे विकेट लेने की बात तो मानो हाथापाई करना चाहता हो। वो तो बल्लेबाजों का मजाक बना देता था और फिर उनकी रफ्तार भरी गेंद स्विंग करती थी। इन सबके बीच खड़े होकर बल्लेबाज को रन बनाना पड़ता था, इसीलिए उस वक्त टीमें एक एक रनों की मोहताज हो जाती थी। हर टीम में एक से बड़ा एक गेंदबाज था और जब 28 गेंदों पर 31 रन बनाना था, तब युवराज के द्वारा लगाया गया यह छक्का डेल स्टेन को उनकी औकात बता देता है। Lower ball, it's up in the air. Is this going to be out? Oh no, it's not. It's 6 runs. Yes, what a shot. उस वक्त खिलाड़ी स्किल से खेलते थे, ना कि हर गेंद पर छक्का मारने के लिए और फिर जल्द ही आउट होकर पवेलियन चल दो। युवराज आज प्रेशर को झेलते हुए रन बना रहे थे और फिर जब 18 गेंदों पर 31 रन चाहिए थे, तब युवराज के सामने आंद्रे खड़ा होता है, वो भी गेंद लेकर। पहली गेंद युवराज ने सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक दे दिया। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो भारत आसानी से मैच को जीत चुका है, परंतु जैक कैलिस अभी भी फील्डिंग लगा रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीकन खिलाड़ी को अभी भी उम्मीद थी कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। ये वही दौर था जब एक विकेट गिरने मात्र मैच की दिशा और दशा दोनों पलट जाती थी। तभी धोनी ने नेल को चौका मारकर बताया कि अपनी हद में रह बेटा, हम किसी भी अपमान का हिसाब बदला लेकर चुकाते हैं। Up in the air, has it gone wide of third man? Yes, it has. 4 runs. इस चौके की खुशी देखिए, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजा रहा है। आंद्रे का अहंकार इतना ज्यादा था कि वो अभी भी धोनी को घूर रहा था। उसकी टीम मैच हार रही है, वो चौके पिटा रहा है, लेकिन बावजूद उसका घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए धोनी ने उसको एक और चौका पीटा। He's hit it well. Callis puts the dive in, can't get there. 4 more. जो चौके के रूप में उसके मुंह पे तमाचा था, जिससे आंद्रे का अब आत्मविश्वास डगमगा गया। अब भारतीय टीम को 12 गेंदों पर महज 11 रन बनाना था। उसके बाद 10 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत होती है। तभी युवराज ने हवा में शॉट खेलकर अपनी 50 पूरी कर लिया। He's gone for it, Yuvraj Singh, because he's got to 50 with those 2 runs. What a valuable innings it's been for India. His 28th one-day international 50. और सभी लोग खड़े होकर युवराज के इस पारी को सलाम कर रहे थे, लेकिन जब उसके बाद युवराज ने एक चौका लगाया तो धोनी बाल बाल बचे। contribution by Dhoni because that almost didn't go to the fence.
अब भारत को 8 गेंदों पर केवल 4 रन बनाने थे, लेकिन फिर भी मैच आखिरी ओवर तक चला गया और अब 6 गेंदों पर 1 रन बनाने थे। और फिर से वही घमंडी अहंकारी गेंदबाज आंद्रे नेल के हाथ में गेंद होती है और उसकी पहली गेंद पर युवराज विनिंग शॉट नहीं खेल सके। भारत के सभी खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर इस जीत के जश्न को मनाने को बेकरार थे, क्योंकि यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत होने वाली थी। और फिर युवराज ने बड़ा शॉट्स लगाकर अफ्रीका को मैच हरा दिया। Got it! He's whacked it away onto the onside over the infield and India have won by 6 wickets. हर खिलाड़ी कूदने लगा, हर कोई जश्न में डूब गया, सभी दर्शक भी मैदान में आकर जश्न मनाने लगे। उस जमाने में ऐसा ही होता था, कई दर्शक मैदान में आकर खिलाड़ियों के साथ उनके बीच जश्न मनाते थे और इस तरह इंडियन टीम फ्यूचर कप सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेती है, जो संभव हो सका तो केवल युवराज के इस ऐतिहासिक पारी से। सचिन, सहवाग, दादा, धोनी, गंभीर, जहीर और युवराज सिंह। भारतीय क्रिकेट का यह सुनहरा दौर था जब क्रिकेट असल में एक इमोशन होता था। आज भले ही टीम में कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना आ जाएं, पर उस वक्त की टीम इंडिया को कोई भूल ही नहीं सकता है। यदि आपको भी लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और यदि युवराज की यह पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक शानदार डॉक्यूमेंट्री के साथ। क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बल्लेबाजी को एक नई परिभाषा दी है। उसके हर शॉट में क्लास, हर इनिंग में भरोसा और हर रिकॉर्ड पर उसका ही नाम। रफ्तार के सौदागर भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन उस दिन उसके सामने था एक ऐसा गेंदबाज जिसे दुनिया ने स्पिन का जादूगर कहा, शेन वार्न। जब ये दोनों आपस में टकराए तो क्रिकेट सिर्फ मैच नहीं, महायुद्ध बन गया। फिर एक मैच, 2 टीम, पर कहानी सिर्फ एक आदमी के नाम की, सचिन रमेश तेंदुलकर। 24 अप्रैल 1999 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच कोको कोला कप का फाइनल मैच खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से वेंकटेश प्रसाद गेंद लेकर तैयार होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्कवा और एडम गिलक्रिस्ट मैदान पर आते हैं। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन ही आ सका। ये मैच टूर्नामेंट का फाइनल मैच था, इसीलिए दबाव दोनों टीमों पर बराबर था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी आसानी से दबाव नहीं लेती थी और दूसरे ही ओवर में गिलक्रिस्ट ने चौका मारकर बता दिया कि हम आज चढ़कर खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए उनकी ओपनिंग जोड़ी ही सबसे बड़ी समस्या थी, इसीलिए गेंदबाजों ने भी भरपूर दबाव बनाने का प्रयास किया। इसी बीच मार्कवा आउट होने से बाल बाल बची, लेकिन गिलक्रिस्ट तो अपने अंदाज से बैटिंग कर रहे थे। गिलक्रिस्ट उस वक्त एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज थे जो शुरू से ही सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा देते थे। लेकिन अगरकर चौका खाने के बाद मार्कवा को अपनी लहराती गेंद में फंसा लेते हैं। महज 18 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग गया। मार्कवा आज 14 गेंदों में मात्र 7 रन ही बना सकी। इनके जाने के बाद रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं, जो अब तक शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन शायद आज उनका दिन नहीं था। इसीलिए वेंकटेश प्रसाद ने उनको भी अपनी दूसरी गेंद पर आउट करके भारत को एक बड़ी सफलता दिला दिया। रिकी पॉन्टिंग सिर्फ 1 रन ही बना सके। आज भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि आज हम मन बनाकर मैदान पर उतरे हैं, या यूं कहें ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तोड़ने। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम किसी फाइनल मैच में इतना दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि 26 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लग गया। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से इस मैच पर पकड़ बना लिया। शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करने लगी। बाउंड्री तो छोड़ो, एक रनों का आकाश सूखा पड़ गया था और 9वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर महज 36 रन ही होता है और 3 विकेट गिर चुका था। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज गिलक्रिस्ट मैदान पर ही टिका था और अगरकर को आड़े हाथ लेकर 2 शानदार चौका जड़ दिया। गिलक्रिस्ट एक ऐसा खिलाड़ी था जो रन बोर्ड को लगातार चलाए रखता था, लेकिन आज वो भी दबाव में दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम पर दबाव इतना ज्यादा था कि यह टीम 13 ओवरों में 50 का आंकड़ा पार करती है। आज पूरा भारतीय खेमा खुशियां मना रहा था, परंतु अब जो होने वाला था उसने भारतीय गेंदबाजों की रूहें कपा दिया, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वेबर ने चौको छक्कों की बरसात कर दिया। जहां एक वक्त पर भारतीय खिलाड़ी सोच रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर पर रोक देंगे, वहीं अब रन इतने तेजी से बहने लगे मानो रनों की नदियां बह रही हो। और इसी दौरान दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है
और ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 85 रन बना लिया था। तभी अजहरुद्दीन ने 21वां ओवर ऋषिकेश को दिया और उन्होंने अपनी पहली गेंद पर गिलक्रिस्ट जैसे खूंखार बल्लेबाज को अपनी जाल में फंसा लिया। यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा विकेट था, क्योंकि गिलक्रिस्ट क्या कर सकते थे यह पूरी दुनिया जानती थी। एडम गिलक्रिस्ट ने 50 गेंदों में 45 रनों की तेज पारी खेलकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया टीम मात्र 85 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा देती है, यानी एक बार फिर से भारतीय टीम ने मैच में वापसी कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया को जल्दी निपटाने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई थी, लेकिन यहां से स्टीवा और वेवर ने मिलकर स्कोर को 100 रन के पार ले गए। दोनों ने तेजी से रन बनाकर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल से बाहर निकाल दिया। मार्कवा ने आज कप्तानी पारी खेली और वापस से भारत की मुश्किलें बढ़ने लगी, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक रन आउट के रूप में विकेट मिलता है। माइकल वेवन शॉट खेलकर 2 रनों के लिए भागे, लेकिन मार्कवा ने मना कर दिया, जिससे वेवर रन आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को 121 के स्कोर पर 5वां झटका भी लग गया। वेवन 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अब इसके बाद क्रीज पर आए लेरन डेहमन और आते ही ऐसा तांडव मचाया कि भारत मैच से ही बाहर हो गया और मार्कवा तो अब और भी आक्रामक होकर बैटिंग करने लगे। इन दोनों ने 32 ओवरों तक स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। जब भी भारतीय गेंदबाज थोड़ा भी दबाव बनाते थे, ऑस्ट्रेलिया का कोई नया खिलाड़ी आकर रन बनाकर दबाव को टाल देता था। खैर, ऑस्ट्रेलिया की यही खासियत भी हुआ करती थी कि वो कभी भी विकेट गिरने का शौक नहीं मनाते थे। उसके बाद 35वां ओवर सचिन तेंदुलकर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर मार्कवा ने दौड़ाकर चौका मारा, जिसके बाद सचिन ने फ्रस्ट्रेशन में कुछ स्लेच किया और फिर उनकी चौथी गेंद पर भी एक चौका लगाया और फिर उनकी आखिरी गेंद पर भी चौका जड़ सचिन को पूरी तरह से बेबस कर दिया और इसी की मदद से उनका 50 भी पूरा हो गया। इन दोनों ने इतनी बेहतरीन बैटिंग करी कि ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 40 ओवर से पहले ही 200 रनों के पार चला गया। ऑस्ट्रेलिया टीम का एक वक्त पर 150 के पार जाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब इन दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप कर दिया कि इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई और इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी ने ही लगभग भारत को इस मैच में पीछे ढकेल दिया था, क्योंकि लेहमन ने अपनी शानदार बैटिंग से इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी मार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह रन कितना तेजी से आया था। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यहाँ पर विकेट लेना बेहद ही जरूरी था और तभी ऑस्ट्रेलिया को 224 के स्कोर पर छठा झटका भी लग गया, लेकिन इसके बाद भी रन बनते रहे। भारतीय टीम अब इस पारी में आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इतनी तेजी से बढ़ गया था कि अब देखते ही देखते 250 के पार भी पहुंच गए। अगर अभी भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दे तो 250 रनों का विशाल टारगेट, साथ में फाइनल का प्रेशर, यानी ऑस्ट्रेलिया इस मैच में बहुत ही आगे जा चुकी थी। खैर, 255 के स्कोर पर लेहमन 70 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर चुकी थी और उस वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि टीमें 250 रन बनाकर अपनी जीत पक्की मान लेती थी और यदि सामने ऑस्ट्रेलिया हो तो उनके सामने तो यह टारगेट 300 रन के बराबर हो जाता था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट खोकर भारत के सामने 272 रनों का टारगेट देती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी जीत पक्की मान बैठी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि आज सचिन तेंदुलकर नाम का एक 25 साल का बंदा उनकी बख्तियां उखेड़ने वाला है। वही सचिन जो पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे थे और ये वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर अपने करियर की सबसे प्राइम टाइम पर थे। अब भारतीय टीम को कोको कोला कप का फाइनल मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 273 रनों की जरूरत होती है और यदि आप चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक तूफानी पारी खेले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब भारत की तरफ से ओपन करने आए सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर की घातक सलामी जोड़ी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्लेमिंग पहला ओवर डालते हैं और उनकी पहली गेंद पर सौरभ गांगुली ने बेहतरीन चौका मारकर पारी का आगाज किया और ऑस्ट्रेलिया को यह भी बता दिया कि हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। उसके बाद सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर दोनों की इसी ओवर में शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली, जिसे देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती थी। दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में 11 रन निकाल लिया। इसके बाद तो दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े। भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत की जरूरत थी और ये दोनों शानदार लय में दिख रहे थे। सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव देखने के बाद तो लोगों को कुछ और ही लेवल का सुकून मिलता था। सचिन तेंदुलकर ने फ्लेमिंग को बहुत ही बुरी तरह पीटा। वो सभी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को हैरान कर रहा था।
सौरभ गांगुली भी अपनी कला दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम जैसा सोची थी मैदान पर ठीक उसका उल्टा हो रहा था। लेकिन उसी दौरान भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 9वें ओवर में फ्लेमिंग की गेंद पर सौरभ गांगुली पुल शॉट के लिए गए और उस शॉट लगाया सीधे गेंद फील्डर के हाथ में चली गई। सौरभ गांगुली ने 23 रनों की धीमी लेकिन सधी हुई पारी खेली। इनके जाने के बाद मैदान पर आए नयन मोंगिया, लेकिन विकेट गिरने का मलाल सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल भी नहीं था और वो अभी भी बड़े शॉट्स लगा रहे थे। सचिन के एग्रेसिव अंदाज को देखकर पूरा ऑस्ट्रेलिया खेमा सोचने पर मजबूर हो गया। सचिन ने अभी पिछले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तूफानी शतक लगाया था, यानी वो अपने प्राइम टाइम पर चल रहे थे, जिसे देख ऑस्ट्रेलिया की जली फूकी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर 20वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने मात्र 47 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया। उस वक्त यह पारी बहुत ही तेज मानी जाती थी। उस वक्त सामने वाली टीम केवल सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था यदि सचिन आउट हुआ तो हम लोगों की जीत पक्की है। लेकिन उनको सचिन को आउट करना ही 11 खिलाड़ियों को आउट करने इतना बराबर होता था। और फिर उसी ओवर में भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। सचिन जब तक मैदान पर रहते हैं स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ता रहता है और उस जमाने में टीम में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था जो टीम की जिम्मेदारी उठा सके। भारतीय टीम 20 ओवर की समाप्ति पर 105 रन बना लेती है। सचिन को रन बनाना भी जरूरी था और पिच पर टिके रहना भी। यदि यहाँ पर सचिन आउट हो जाते तो पूरी दुनिया को पता था कि भारतीय टीम इस मैच को जीत ही नहीं सकती है, क्योंकि उस वक्त इतना किसी के अंदर टैलेंट ही नहीं था कि सचिन के सिवाय कोई अकेले अपने दम पर मैच जिता सके। इसीलिए लोग सचिन के शतक को ट्रोल करते हैं, क्योंकि भारतीय टीम मैच हार जाती थी। न गेंदबाज थे न ढंग के बल्लेबाज थे, बस जो भी करते सचिन अकेले ही करते थे। यदि सचिन आउट तो पूरी टीम ढह जाती थी। यह बात पूरी दुनिया को पता था और साथ में भारतीय टीम भारतीय दर्शकों को भी यह बात भली भांति पता थी। यहाँ भारतीय टीम की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को गुरूर और घमंड था अपने जादूगर गेंदबाज शेन वार्न पर, क्योंकि शेन वार्न उस वक्त ही पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुकी थी और सचिन अपने प्राइम टाइम पर चल रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से पता था कि हमारा शेन वार्न आएगा और सचिन को यूं उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि उस जमाने में शेन वार्न के सामने खिलाड़ी नहीं पूरी टीमें घुटने टेक देती थी। उनके सामने रन बनाना तो दूर, कोई खड़े तक नहीं हो पाता था। आप ही सोचिए, जिस गेंदबाज की गेंद इस तरह नागिन डांस करेगी तो भला कौन ही खेल पाएगा। अब शेन वार्न सचिन के सामने गेंद लेकर तैयार होते हैं और सचिन को पहली गेंद डालते हैं और सचिन ने आगे कूदकर मिडऑन के ऊपर से जोरदार छक्का मार दिया। सचिन का ऐसा रौद्र रूप देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। साथ में शेन वार्न तो बेचारा सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मैं कौन हूँ। शेन वार्न को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई कैसे मुझे इस तरह से पहली गेंद पर शॉट मार सकता है। लेकिन यह तो शुरुआत थी, अभी आगे जो होने वाला था उसे देख पूरी दुनिया हिल जाने वाली थी। हालांकि उसी बीच नयन मोंगिया बेचारे फ्लेमिंग की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच समा बैठे। 128 के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका भी लग गया। अब आप ही सोचो, नयन मोंगिया 41 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए थे। इनके भरोसे मैच कैसे जीता जा सकता था। अगर इन्हीं की तरह सचिन तेंदुलकर भी बल्लेबाजी करते तो आप अंदाजा लगाइए इस समय भारत का स्कोर कितना रहता। यही कारण था कि भारतीय टीम में सचिन के अलावा कोई दूसरा बहुत ही बड़ा मैच विनर नहीं था। वो तो सहवाग, धोनी, युवराज, गंभीर जैसे खिलाड़ी आए तब सचिन को सपोर्ट मिला। बाकी सौरभ गांगुली, सचिन ही उस समय काम करते थे। अब मैदान पर आए कप्तान अजहरुद्दीन और आते ही सिंगल लेके पारी को आगे बढ़ाया और उनको भी पता था कि मुझे केवल सचिन का साथ देना है, बाकी काम वो अकेले ही कर लेंगे। और सचिन ने ऐसा करके भी दिखाया। वो लगातार शॉट्स खेलते रहे, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवरों में 160 रनों पर पहुंच जाता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी दोहरी चाल नीचे हरकत को अंजाम देने लगती है और अभी अभी आए अजहरुद्दीन पर दबाव बनाने के लिए जबरदस्ती जोरदार अपील करते हैं, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। या ऑस्ट्रेलिया की खूबी हुआ करती थी या यूं कहें उनकी रणनीति का पार्ट होता था, क्योंकि जब विकेट नहीं आता था या तो जब ऑस्ट्रेलिया को लंबे समय से विकेट नहीं मिला रहता था तो वो ऐसे करते थे, या फिर किसी नए खिलाड़ी पर दबाव बनाना हो तब भी वो ऐसे ही करते थे। यानी उनकी यह आदत थी कि यदि गेंद से विकेट नहीं ले सके तो उन पर जबरदस्ती अपने स्लेजिंग करके दबाव बनाने का प्रयास करें। ऐसे में धीरे धीरे मैच आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच रही थी। उधर सचिन तेंदुलकर अच्छे शॉट्स लगा रहे थे।
34 ओवरों में स्कोर 174 रन होता है। लेकिन तभी मैच में कुछ ऐसा होता है जिसे देख सब दंग रह गए, क्योंकि अजहरुद्दीन ने एक शानदार कवर ड्राइव चौका मारकर बताया कि आखिर क्यों मुझे टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर ने भी आक्रामक अवतार ले लिया था। सभी कंगारू बीच मैदान में कूदने लगे, परेशान हैरान हो गए और उधर सचिन तेंदुलकर तेजी से अपने शतक के करीब जाने लगे। अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर की ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर कंगारू सोच में पड़ गए थे। उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अभी तो यह ट्रेलर था, क्योंकि 37वें ओवर में सचिन ने इसी सिंगल के साथ अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। That's it. 100 number 15 for Sachin Tendulkar in one-day internationals. Vision here from the crowd. इसको देख पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम उठा। सचिन कंगारुओं को ललकार रहे थे। 25 साल का एक नौजवान खिलाड़ी पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को धूल चटा दिया था। जो ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी दुनिया में अपना नाम स्थापित कर चुकी थी, वही ऑस्ट्रेलिया एक 25 साल के लड़के के सामने घुटने टेक देती है। सचिन के तांडव के बाद अजहरुद्दीन भी चौके लगाने शुरू कर देते हैं। सचिन और अजहरुद्दीन ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि जब सचिन ने वार्न को पीटा था तब शेन वार्न दुम दबाकर किसी बिल में ढुक गया था। लेकिन आखिरकार वो अपने कोटे का जो बचा हुआ ओवर था उसे तो डालने ही आता। लेकिन अब तक यह साफ हो गया था कि सचिन ग्रेट हैं, क्योंकि शेन वार्न उनको अभी तक आउट नहीं कर पाया था। और 42वें ओवर में एक बार फिर से सचिन का सामना शेन वार्न से होता है। सचिन उनकी पहली गेंद पर सर के ऊपर से जोरदार चौका मारते हैं। That smash back straight back over the bowler's head. Hit with tremendous power by Tendulkar. शेन वार्न बेचारे सोचने लगे कि आज मैं कहां फंस गया हूं, जिसके नाम मात्र पूरी दुनिया कांप जाती है। आखिर ये कौन लड़का है जो मुझे इतनी बेरहमी से पीट रहा है। मुझे किसी गली का गेंदबाज बना के रख दिया है। और फिर उनकी दूसरी गेंद पर भी शानदार कट करके चौका मार दिया। सचिन के ऐसे बर्ताव को देखकर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक जश्न मना रहा था। जिस पल का इंतजार हर कोई कर रहा था, अब वो पल आ चुका था और सचिन वार्न को कूट रहे थे, मानो सचिन तेंदुलकर शेन वार्न से दशकों पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हूँ। भारतीय टीम भी अब 200 रनों के पार जा चुकी थी। उसके बाद अजहरुद्दीन ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया। अजहरुद्दीन ने मुश्किल समय पर आकर सचिन तेंदुलकर का साथ निभाकर 50 लगाया था। इसी की वजह से सचिन इतनी आसानी से रन बनाते चले गए, क्योंकि सचिन को केवल सामने से साथ की जरूरत होती थी। और जब यह साथ मिला तो सचिन अपने अंदाज में बैटिंग किए। सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह पीट रहे थे, उसको देखने के बाद लोगों को कंगारुओं पर तरस आने लगा। Hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Oh, this is high. What a six. What a six. Way down the... भारतीय टीम का स्कोर 250 के पास पहुंचने ही वाला था। ऐसे में भारतीय टीम जीत से बस कुछ ही कदम दूर होती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख पूरा स्टेडियम सन्न हो जाता है, क्योंकि 45वें ओवर में फ्लेमिंग की एक गेंद सचिन के पैड पर जा लगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपील किया और अंपायर ने आउट दे दिया। सचिन आउट तो हो गए, परंतु यहाँ पर सचिन आउट नहीं थे, क्योंकि इस गेंद को आप भी देख सकते हो कि यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दे दिया। और यह सचिन के साथ होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि अंपायर तो विश्व का सबसे बेईमान, बदतमीज, बलात्खोर अंपायर था, जो सचिन को आउट देने के लिए ही पैदा हुआ था, या यूं कहें वो उनको आउट देने के लिए ही अंपायर बना था। स्टीव बकनर इतना बेहुदा अंपायर था कि सचिन के खिलाफ कोई फालतू की भी अपील कर दे तो भी उसकी अंगुली खड़ी हो जाती थी। यदि स्टीव बकनर सचिन को गलत आउट नहीं देता तो अब तक सचिन शायद 110-20 शतक लगा दिए होते। खैर, सचिन तेंदुलकर 131 गेंदों में 134 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। अब तक भारतीय टीम जीत की दहलीज पर जा चुकी थी, क्योंकि सचिन अपना काम निभा चुके थे। कोको कोला कप के फाइनल में ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल जाना मैच को लगभग पूरी तरह से खत्म करने के बराबर होता था। लेकिन अभी भी भारतीय प्रशंसकों के मन में एक डर जरूर छुपा था, क्योंकि ऐसा कई मौका था जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए तो भारतीय टीम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती थी, उनके बल्लेबाज नाकाम हो जाते थे और फिर क्या, जीता जिताया मैच भारतीय टीम हार जाती थी। सोचो, भारतीय टीम जीत के इतना करीब थी, फिर भी ऑस्ट्रेलिया टीम अभी भी संघर्ष करने में लगी थी। वो जानती थी कि यदि छोटी सी चूक हुई तो हम पकड़ बना लेंगे।
लेकिन अब मैदान पर आए अजय जडेजा और अजहरुद्दीन ने शानदार बैटिंग किया और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते चले गए। लेकिन फिर अजहरुद्दीन आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत लगभग 80% यह मैच जीत चुका था। अब मैच जिताने की सारी जिम्मेदारी अजय जडेजा के कंधों पर होती है और जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अपने हौसला नहीं हारा। फिर इसी चौके के साथ भारतीय टीम को कोको कोला कप का फाइनल जिता दिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात भी बता दिया कि तुम दुनिया में किसी को भी हल्के में ले लेना, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को तो भूल कर भी नहीं, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया बेहद ही मजबूत टीम हुआ करती थी। सचिन तेंदुलकर अपने बर्थडे के दिन ऐतिहासिक पारी खेली थी और आज सचिन ने दुनिया को बता दिया कि शेन वार्न और सचिन के बीच सचिन ही बेहतर खिलाड़ी हैं, क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर पे दबाव बहुत ज्यादा था। एक तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में 274 रनों का विशाल टारगेट सेट कर दिया था, ऊपर से फाइनल का दबाव। यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा खिलाड़ी होता तो हार मान जाता, लेकिन सचिन तो सचिन है। आने वाले समय में उनको क्रिकेट का भगवान जो बनना था, वो हार मान जाते तो आज पूरी दुनिया भगवान को कैसे देख पाती। सचिन के इस सेंचुरी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। तो दोस्तों, सचिन की यह पारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5वें वनडे मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 400 रनों का टारगेट खड़ा किया था और जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो मात्र 70-80 रनों के भीतर ही अपने 4 विकेट गंवा दिया। तब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सचिन को खुलेआम ललकारते हुए कहा कि यदि तुम क्रिकेट के भगवान हो तो इस मैच को जिता के दिखाओ, जो लगभग असंभव था। परंतु उसके बाद सचिन ने कंगारुओं के साथ जो किया उसके बारे में सोचकर आज भी कंगारू खून के आंसू रोते हैं और सचिन के द्वारा खेली गई ये ऐतिहासिक पारी क्रिकेट के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। दोनों कप्तान रिकी पॉन्टिंग एम एस धोनी टॉस के लिए मैदान पर आए। पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत शेन वाटसन और शान मार्श करते हैं और प्रवीण कुमार के पहले ओवर से महज 3 रन आया, लेकिन दूसरे ओवर में नेहरा को वाटसन ने चौका जड़ दिया, जिसे देख मार्श ने भी अपना हाथ खोला। पारी की शुरुआत में दोनों ने अपना अंदाज दिखा दिया। जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ। कंगारू निर्णायक मुकाबले में दानवों का रूप धारण कर लेते हैं। 9वें ओवर में शेन वाटसन ने आशीष नेहरा को इस पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया, साथ में स्कोर को भी तेजी से 50 के पार पहुंचाया, क्योंकि अगले ओवर में शेन वाटसन ने मुनाफ पटेल को आड़े हाथ ले लिया। पहले तो एक चौका मारा, उसके बाद फिर एक छक्का जड़ दिया। पहले विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरा करने के बाद वाटसन अब और भी तेजी से अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर वाटसन ने छक्का मारकर अपनी 50 पूरी कर लिया। भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ सब भूल चुके थे। 11 ओवर्स में स्कोर 67 रन होता है। अभी तक केवल शेन वाटसन का बल्ला ही जमकर हल्ला बोल रहा था। उनके साथी शान मार्श अभी मात्र 13 रन ही बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वाटसन की पारी को देखकर उनको शर्म आने लगी। तब जाकर उन्होंने भी अपना हाथ खुलकर खोला और लगातार 2 चौके लगाए। परंतु वाटसन आज जितनी बेरहमी से पीट रहे थे उसे देख कलेजा कांप जा रहा था। देखते ही देखते दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अपनी 50 पूरी करने के बाद शेन वाटसन अब तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगते हैं। कंगारुओं ने एक बार फिर से साबित किया कि जब बात उनके सम्मान पर आती है तो वो सभी कंगारू शेर की तरह सामने आते हैं। उसके बाद मार्श ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया। जहां वाटसन लहरों का झोंका मार रहे थे तो वही मार्श शांत समंदर की तरह रन बनाए जा रहे थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट गंवाए 25 ओवरों में 145 रन बना चुकी थी। तभी हरभजन सिंह ने वाटसन के रूप में भारत को पहला विकेट दिलाया, या यूं कहें सुकून दिलाया, क्योंकि वाटसन ने 93 रनों की एक तेज पारी खेली थी, जिससे भारतीय टीम में राहत की सांस आई। वाटसन के जाने के बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं। इस बीच कुछ ओवर तक गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी डगआउट से सेट होकर आता है और ये दोनों ने मिलकर 35 ओवरों तक स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। 15 ओवरों का खेल बाकी था, लेकिन अब शुरू हुआ कंगारुओं का कहर। वाटसन की पारी तो केवल झांकी थी, अभी असली पिक्चर बाकी थी, क्योंकि अगले 4 ओवरों में मार्श और पॉन्टिंग ने इस कदर पीटा कि गेंदबाजों की रूह कांप गई। इस दौरान केवल चौके छक्के देखने को मिले। तभी 39वें ओवर में प्रवीण कुमार छक्का खाने के बाद रिकी पॉन्टिंग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। पॉन्टिंग ने 45 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर 245 रन पर 2 विकेट होता है और हाथ में 8 विकेट
विकेट बाकी था, जिससे साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने बहुत ही बड़ा टारगेट रखने वाली है। अगले ओवर में शॉन मार्श ने अपनी सेंचुरी पूरी कर लिया। पूरा ऑस्ट्रेलिया खेमा खुश हो चुका था, जिसके बाद मैदान पर आए कैमरन वाइट ने भी एक छक्का जड़ दिया। अब दोनों तरफ से बाउंड्री आने लगी। आलम ऐसा आ गया था कि जब नेहरा ने मार्श का विकेट लिया तो उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। शायद वो सोच रहे थे अब मार तो पड़ने ही वाली है, विकेट आए या ना आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक दो दानों नहीं पूरी दानों की फौज हुआ करती थी। अब माइकल हसी मैदान पर आए और 7 ओवर का खेल बाकी था। स्कोर 271 रनों पर 3 विकेट होता है और फिर यहाँ से शुरू होता है छक्कों का तांडव। वाइट ने जडेजा को लगातार 2 छक्के मारे, जिससे जडेजा का होश ठिकाने आ गया। मानो कंगारू आज बीच मैदान में ऐलान कर रहे हो कि भारत हम तुमको धूल चटा देंगे। और ऐसा हो भी क्यों नहीं जब पूरी टीम मैच विनर खिलाड़ियों से भरी हो। कैमरन वाइट अब तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे और कुछ देर पहले नेहरा जैसा सोचे थे उनके साथ वैसा ही होता है। 47वें ओवर में हसी ने नेहरा को आड़े हाथ ले लिया और इनके इस ओवर में 2 छक्के जड़ दिया। इस दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम को देखकर लग रहा था कि मैच किसी ऐसी वैसी टीम से नहीं है, ये मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम से है, जो मैच ही नहीं हराती बल्कि सामने वाली टीम का आत्मविश्वास भी तोड़ देती है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती है। परंतु आखिरी ओवर बेहद ही दिलचस्प रहा। 50वें ओवर की पहली गेंद प्रवीण कुमार ने बहुत तेज डाली, लेकिन कैमरन वाइट ने छक्का मार दिया, जिसके बाद गेंदबाज प्रवीण कुमार खून के आंसू रोए। इस ओवर से 16 रन आया और कैमरन वाइट की 50 भी आई। इन दोनों के खतरनाक चेहरे बयां कर रहे थे कि ये कितने बेरहम हैं। जैसे तैसे ये ओवर खत्म हुआ, साथ में कैमरन वाइट की पारी भी। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर की समाप्ति पर 350 रन बना दिया। उस वक्त इतना बड़ा स्कोर 400 के बराबर माना जाता था और यही भारतीय टीम पिछले मैच में पूरी तरह हारी थी, क्योंकि चौथे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करी थी, जिसमें शेन वाटसन ने 49 रन, रिकी पॉन्टिंग ने 52, कैमरन वाइट ने 62 और माइकल हसी की 40 रनों की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 250 रनों का ठीक ठाक टारगेट रखा था। लेकिन जब दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे तो एक एक कर सभी पवेलियन चल दिए और पूरी टीम मात्र 226 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें सचिन ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाया था। ऐसे में इस भारतीय टीम से ये उम्मीद करना कि 350 का टारगेट चेस कर लेगी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। माना कि सचिन क्रिकेट के भगवान है, पर उनको हर मैच में रन बनाना इतना आसान भी नहीं है। यानी भारत के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और यदि आप चाहते हैं कि सचिन की पारी ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ दे तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर दें। अब भारत के सामने एक असंभव सा लक्ष्य था, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जितनी खतरनाक थी उससे कहीं ज्यादा वो स्लेज के लिए जाने जाते थे। उनके पास ऐसे रफ्तार के सौदागर थे जो बीच मैदान में ही बल्लेबाज को मौत के घाट उतार देते थे। उनकी गेंदबाजी का लाइनअप ऐसा था कि सामने वाली टीम कुछ रनों पे ही ध्वस्त हो जाती थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि किसी भी टीम की धरोहर को गिराने की मादा रखती थी। ऐसे में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और सामने खड़ा था रफ्तार का सौदागर मिचेल जॉनसन अपने करियर के पीक टाइम पर, जब सचिन सहवाग उनके सामने अपने शॉट्स खेलने में नाकाम हो रहे थे। शॉट्स खेलने से कहीं ज्यादा जरूरी था इन दोनों का क्रीज पर खड़ा रहना, क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई भी जल्दी आउट हो जाता तो मैच यहीं पर खत्म हो जाता। आज कुछ ही रन बनाकर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 17,000 रन भी पूरा कर लिया, जिसके बाद स्टेडियम में ऐसा शोर मचा कि एक बार आप सुनिए। आज कुछ ही रन बनाकर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 17,000 रन भी पूरा कर लिया, जिसके बाद स्टेडियम में ऐसा शोर मचा कि एक बार आप सुनिए। What an effort! That's a fantastic 17,000 runs, and look at the crowd. To the little champion. Look at the crowd. ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में कंगारुओं का डटकर सामना कर रहे थे, परंतु इस मैच में प्रहार करना भी जरूरी था, क्योंकि टारगेट बड़ा था और टीम भी बड़ी थी। ऐसे में मैच भी बड़ा था। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी छठे ओवर में सहवाग के बल्ले से एक दनदनाता हुआ छक्का निकलता है, जिसे देख दर्शकों को जीत की उम्मीद जागी और ऐसा शोर मचाया कि कंगारुओं के कान फटने लगे। उसके अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर के इस चौके को देखकर पॉन्टिंग भी सोचने पर मजबूर हो गया। उसके बाद सहवाग ने इस बाउंसर पर चौका मारा, जिसे देख रिकी पॉन्टिंग और भी चिंतित होने लगा। सहवाग यहीं पर नहीं रुके, इस ओवर की आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की नजरों में यह हमला अचानक हुआ था, इसी के चलते बॉलिंग्स ने 9 बॉल डाल दिया।
जिस पर सचिन तेंदुलकर ने चौका जड़ दिया। अब अगली गेंद फ्री हिट मिलती है और उस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने शानदार कवर पॉइंट की दिशा में शानदार चौका मारकर बता दिया कि आज हम रुकने वाले नहीं है। लगातार कुछ बाउंड्रीज आई जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया खेमे में पैनिक होने लगी। ऐसे में उसी ओवर की 5वीं बॉल पर सहवाग ने एक चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को सदमे में ला दिया। इन दोनों की आक्रामकता को देख कंगारू थर-थर कांपने लगे। लेकिन इसी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। वीरेंद्र सहवाग एक शॉर्ट गेंद पर कैच थमा बैठे। इनके जाने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। यहाँ भारतीय टीम का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति पर 66 रनों पर 1 विकेट होता है। विकेट गिरने के बाद भी सचिन उसी अंदाज में बैटिंग जारी रखते हैं। अभी तक मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, परंतु रन बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से भागे जा रहा था, जिससे अब कंगारुओं के मन में भी स्लेजिंग करने का ख्याल आने लगता है। गौतम गंभीर भी अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया, लेकिन जब छोटी सी पार्टनरशिप हुई तभी गौतम गंभीर बाउंड्री पर कैच थमाकर आउट हो गए, जिससे अब ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गया था कि एक तरफ से विकेट गिराते रहेंगे। गौतम गंभीर 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर वो शख्स आता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम कर रखा था, युवराज सिंह। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि सचिन आज शानदार खेल दिखा रहे थे। सचिन एक लौते ऐसे बल्लेबाज थे जो लगातार ऑस्ट्रेलिया की खबर ले रहे थे। तभी सचिन का 50 पूरा हुआ और टीम 100 के पार पहुंची। रन लगातार आ रहे थे, परंतु चिंता की बात यह थी कि केवल सचिन के बल्ले से तभी युवराज ने एक शानदार चौका लगाकर पारी की शुरुआत किया। लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करा था, पर डर सबको होता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीम इंडिया एक बार फिर से पैनिक कर जाती है। युवराज सिंह को शेन वाटसन ने अपने ही गेंद पर स्लोवर 1 में फंसा लिया और 126 के स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया। कंगारुओं के नजरिए से यह उनके लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि युवराज ने उनके खिलाफ जो किया था वो इतिहास था। युवराज सिंह के जाने के बाद कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। सचिन ने सोचा कि धोनी का साथ जरूर मिलेगा, तभी अपनी विस्फोटक पारी को जारी रखते हैं और 21वें ओवर में ही 2 बाउंड्री मारकर स्कोर को 141 तक पहुंचा दिया। 21 ओवरों बाद ऑस्ट्रेलिया टीम 127 रन बनाई थी, परंतु उसने कोई विकेट नहीं गंवाया था। अब जब 29 ओवरों में 201 रन चाहिए थे, तभी सचिन के बल्ले से एक छक्का निकलता है, जिससे दर्शकों में जश्न का माहौल छा गया। एक नहीं लगातार 2 छक्के लगाए, जिसके बाद गेंदबाज भी पानी मांगने लगा। भारत का स्कोर भी 150 के पार चला गया, परंतु फिर से भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगता है। MS धोनी आउट हो गए। इस पूरे मैच में जब भी एक पार्टनरशिप बनती थी तभी एक विकेट गिर जाता था, जो कंगारुओं के लिए संजीवनी था। जहां कुछ देर पहले शोर था, अब उसमें मातम पसरा था, क्योंकि कप्तान ने मात्र 6 रन बनाया था। भारत के पिछले 3 बल्लेबाज गौतम गंभीर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। यहाँ पर तो कंगारुओं को भी साफ हो गया था कि भारत यह मैच हार जाएगा, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि भारत को बहुत ही बुरी तरह हराएंगे और उसमें रोड़ा बने थे सचिन तेंदुलकर। इसीलिए रिकी पॉन्टिंग उनको निशाना बनाता है। रिकी पॉन्टिंग जबरदस्ती सचिन से झगड़ने लगा। पॉन्टिंग ने कहा, सुना है तू क्रिकेट का भगवान है, दम है तो इस मैच को जिता के दिखा। बार बार सचिन को स्लेज कर रहा था। जब आपका विरोधी आपको ललकार रहा हो तो सचिन भी कैसे पीछे हट सकते थे। सचिन ने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। What if it was perhaps someone who was betting down at 8 or 9 and wasn't a certain Tendulkar with that reputation? लेकिन इस वक्त सचिन ने अपना आपा नहीं खोया, क्योंकि वो 90s में थे और कंगारू उनका ध्यान भटकाकर उनको आउट करना चाहते थे ताकि सचिन अपना शतक ना पूरा कर सके। लेकिन यह सब होता देख रहे थे सुरेश रैना, और तब सुरेश रैना ने उसी शेन वाटसन को एक लंबा छक्का मारकर उसकी औकात बता दिया, जिससे 2 बाउंड्री खाने के बाद वाटसन दबाव में आ गया। तब रैना ने चालाकी से सचिन को स्ट्राइक पर ला दिया। अब जिस चीज का इंतजार पूरा भारत कर रहा था वो पल आ जाता है। सचिन ने सेंचुरी पूरी किया, वो भी महज 81 गेंदों में। आखिर से सचिन को स्ट्राइक पर ला दिया। अब जिस चीज का इंतजार पूरा भारत कर रहा था वो पल आ जाता है। सचिन ने सेंचुरी पूरी किया, वो भी महज 81 गेंदों में। यह केवल शतक नहीं था, बल्कि पॉन्टिंग के चेहरे पर तमाचा था, जिसके बाद तो सचिन और भी आक्रामक हो गए। इसी छक्के के साथ स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। 30 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम इस मैच को जीतने का सोच सकती थी, क्योंकि अब 20 ओवरों में 150 रन बनाने थे और मैदान पर सचिन रैना की जोड़ी मौजूद थी। यदि सचिन बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे तो रैना भी पीछे नहीं हटने वाले थे। इन दोनों की विस्फोटक पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम 50 ओवर से पहले ही मैच जीत जाएगी। कंगारू पूरी तरह से हताश निराश हो गए, क्योंकि जहां लगातार विकेट गिर रहे थे वहां अब रन बरस रहे थे। रनों का सैलाब आ रहा था जो ऑस्ट्रेलिया को डरा रहा था। देखते ही देखते 38 ओवर बाद टीम का स्कोर 254 रनों पर 3 ही विकेट होता है और रन सिंगल डबल से नहीं बल्कि चौकों छक्कों से आ रहे थे।
सचिन 118 गेंदों पर 146 रन बनाए थे। रैना भी अपने अर्धशतक के करीब जा रहे थे और जितनी बेरहमी से पीट रहे थे, ऑस्ट्रेलिया रो रही थी। इतना बड़ा टारगेट बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट रहे थे। पॉन्टिंग बेचारा सोच रहा था कि आखिर क्यों मैंने सचिन को ललकार दिया। इसी चौके के साथ सचिन ने 150 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। इस ओवर में 2 बाउंड्री आई, जिसके बाद अब 60 गेंदों पर मात्र 75 रन चाहिए थे। तभी तेंदुलकर ने एक और चौका मार ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया, जिसके बाद रनों की नदियां बहने लगी। अगले ओवर में रैना ने भी छक्का मार अपनी 50 पूरी कर लिया। इन दोनों ने ऐसा माहौल ला दिया कि ऑस्ट्रेलिया पल भर में मैच से ही बाहर निकल गई, क्योंकि अब 49 गेंदों पर मात्र 53 रन चाहिए थे। यानी अब कोई भी बल्लेबाज आता तो इस मैच को जिता देता, परंतु ये दोनों ही अभी खड़े थे। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच के मोमेंटम को भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेल दिया। जब 46 गेंद पर 52 रन चाहिए थे, तभी वाटसन ने रैना को आउट कर दिया। भारत के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका था। सुरेश रैना 61 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद हरभजन सिंह मैदान पर आए, परंतु भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर डटे थे। लेकिन तभी पूरा मैच पलट गया, क्योंकि हरभजन सिंह वाटसन के उसी ओवर में आउट हो गए, जिससे 2 लगातार विकेट गिरने से दबाव भारत के ऊपर आ गया। 300 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था। जिसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आए और जब 28 गेंदों पर 39 रन चाहिए थे, तभी जडेजा ने चौका लगाकर बताया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन जडेजा के कुछ अच्छे शॉट्स ने रिक्वायर्ड रन रेट को कम कर दिया और यह मैच एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पर आ गया, क्योंकि जडेजा ने 47वें ओवर में चौकों की लाइन लगा दिया, जिसे देख पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। अब यह मैच पूरी तरह से भारत के पाले में आ गया। लेकिन जब 18 गेंद पर 19 रन बनाना था, तभी सचिन तेंदुलकर 175 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर हताश निराश पवेलियन वापस चल दिए और कंगारुओं को मैच में वापसी करने का एक मौका देकर, जिससे मैच में एक और ट्विस्ट आ गया। मैच इतना पास ले आने के बाद सचिन आउट हुए थे, इसका मलाल जिंदगी भर होने वाला था। अब भारत के लिए प्रवीण कुमार मैदान पर आए और एक वक्त पर 16 गेंदों पर 18 रन बनाना था। तभी इस मैच की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जडेजा बिना रन के भाग जाते हैं, जिससे वो रन आउट हो गए। जो मैच अभी कुछ देर पहले भारत जीत रहा था, उसको अब हारता हुआ देख रहा था, क्योंकि अभी अभी आए आशीष नेहरा ने भी बड़ा शॉट खेलना चाहा और वो भी अपना विकेट दे बैठे, परंतु मैच इतनी आसानी से भारत कैसे हार सकता था। अब यहाँ से भारत को इस मैच को जीतने के लिए 11 गेंदों पर 16 रन बनाना था और ऑस्ट्रेलिया को केवल 1 विकेट की दरकार थी। परंतु इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रवीण कुमार ने बॉलिंग्स को एक लंबा छक्का मारकर पूरे स्टेडियम में जीत की उम्मीद पैदा कर दिया। Full ball by Bollinger, dispatched over the top. A fabulous shot by Praveen Kumar. This is not over. इस एक छक्के ने ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन खिसका दिया। ये मैच एक बार नहीं कई बार करवटें बदल रहा था, जिससे साबित हो गया कि जब दुनिया की 2 बेस्ट टीम आपस में टकराती है तो मैच कुछ इसी तरह चलता है, क्योंकि दोनों टीमें हार नहीं मानती हैं, आखिरी दम तक आखिरी गेंद तक लड़ती रहती हैं। और जब आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, तभी प्रवीण कुमार स्ट्राइक पर आने के चक्कर में रन आउट हो गए और यहीं पर भारत यह मैच हार गया। भारत भले ही यह मैच 4 रनों से हार गया, लेकिन कंगारुओं को पता चल गया कि भारत यह मैच जीता ही है। और सचिन तेंदुलकर की 175 रनों की तूफानी पारी जीत भले ही नहीं दिला सकी, परंतु कंगारुओं को उनकी औकात जरूर बता दिया। कंगारू जिस टीम को 200 रनों के भीतर ऑल आउट करना चाहते थे, वो टीम 350 के करीब पहुंच गई। वो तो जडेजा की गलती की वजह से यह मैच हम हार गए, वरना एक ऐतिहासिक जीत होती। मैच खत्म होने के बाद रिकी पॉन्टिंग ने भी सचिन की सराहना किया। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब 19 साल के सचिन पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलने आए तो पाकिस्तानी उनका जमकर मजाक बनाए। वसीम अकरम ने कहा, ये दूध पीता बच्चा मैदान में क्या कर रहा है, इसे इंडियन टीम की नहीं कॉम्प्लान की जरूरत है। तभी वकार यूनुस ने कहा, कुछ महीने पहले ही इसकी नाक तोड़ी थी, लगता है अब अपना सर तुड़वाने आया है।
इतना सुनते ही सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी हंसी की ठहाके लगाने लगे, परंतु सचिन ने अपने मुंह से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब दिया। वसीम अकरम समेत बाकी सभी पाकिस्तानियों की मारकर सुझा दिया। और सचिन यहीं पर नहीं रुके। जब भारतीय टीम इस मैच को पूरी तरह से हार चुकी थी, तभी उन्होंने अपने गेंदबाजी से कहर बरपा दिया, जिससे मैच ने पल भर में करवट ले लिया। दोस्तों, ये वही मैच था जिसमें भारतीय टीम के विकेट कीपर किरण मोरिस से मियांदाद बदतमीजी कर रहा था, और ऐसा एक बार नहीं बार बार देखने को मिला। रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस से भरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी कहानी यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मजा दोगुना होने वाला है। तो साथियों, ये बात है वर्ल्ड कप 1992 की, जब भारत पाकिस्तान आमने सामने थी। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए के श्रीकांत और अजय जडेजा पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आ रहा था दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज वसीम अकरम, जिसकी गेंद रफ्तार के साथ हवा में ही स्विंग होती थी, जो बल्लेबाजों के लिए काल बन जाती है। और आज भी उसकी पहली गेंद ने अजय जडेजा को एहसास करा दिया कि तुम्हारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जडेजा आउट होने से बाल बाल बचे। और फिर उसके दूसरे ओवर में श्रीकांत को लगभग जाल में फंसा ही लिया था, लेकिन विकेटकीपर ने कैच ड्रॉप कर दिया। वसीम अकरम की कांटा बदलती गेंद भारतीय ओपनर को परेशान कर चुकी थी। उनके साथी गेंदबाज आकिब जावेद भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसे में दोनों के लिए रन बनाना तो दूर, पिच पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। इसी के चलते भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवरों में महज 13 रन ही होता है। उसके बाद तो आलम ऐसा आ गया कि खिलाड़ी एक एक रनों के लिए तरसने लगे। इनका ये हताश चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। इनको देखकर लग रहा था कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। इसीलिए एक गेंद को हाथ में मारकर सर पर कफन बांध कर भाग पड़ी। वो तो भला हो कि रन आउट होने से बाल बाल बच गई। भारतीय टीम को देखकर ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस को घर पर ही छोड़ कर आए हूँ। वही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जोश, जज्बा, जुनून सब कुछ बयां कर रहा था। लेकिन अब जो बताऊंगा उसे सुन आपके कान खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम ने 9.4 ओवरों में सिर्फ 24 रन ही बनाई थी, जिसमें से 19 रन अजय जडेजा की थे। यानी श्रीकांत 39 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना सके। इसी के दबाव में आकिब जावेद की अगली गेंद पर श्रीकांत विकेटकीपर के हाथों में कैच थमा बैठे। पाक खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, लेकिन भारतीय दर्शक भी खुशी से झूमने लगे, क्योंकि इनके पिच पर रहते भारत की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कहीं इसके दबाव में अजय जडेजा का विकेट न चला जाता, क्योंकि न इनका पैर आगे निकल रहा था, न ही शॉट खेलने में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ऐसे में 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रनों पर 1 विकेट होता है। इनके जाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं और ऐसा लगा नासा करके आए हों, क्योंकि रन आउट होने से बाल बाल बच गए। भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप नहीं, किसी गली का क्रिकेट खेल रहे हों और उनके सामने कोई ऐसी टीम खड़ी हो जो उन पर पूरी तरह से हावी हो गई हो। इसीलिए पाकिस्तान टीम को उस वक्त की सबसे खतरनाक टीम माना जाता था। उनके सामने रन बनाने में बल्लेबाजों की रूह तक कांप जाती थी। और फिर 14वें ओवर में अजहरुद्दीन ने अपना हाथ खोला, इमरान खान को एक शानदार कवर ड्राइव लगाया। इसके बाद इमरान के अगले ही ओवर में एक दर्शनी चौका लगाया, जिससे भारतीय दर्शक खुशी से झूमने लगे। ऐसे में पाकिस्तान ने फील्ड को पूरी तरह से खोल दिया। भारतीय टीम 19 ओवरों में 50 रन पूरा कर लेती है। कप्तान अजहरुद्दीन को यह बात अच्छे से पता थी कि यदि रनगति को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया तो हमारी टीम 100 रनों के पार भी नहीं जा पाएगी। ऐसे में इसीलिए अजहरुद्दीन चौकों की बरसात करने लगे और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। उसको देखकर पाकिस्तान ने लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को गेंदबाजी पर लाया, ताकि वापस से भारतीय टीम पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन कहते हैं तरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। ठीक वैसे ही जडेजा ने आगे निकलकर एक झन्नाटेदार चौका मार दिया। इसी चौके के साथ दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। एक तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन शानदार लय में थे, तो वहीं अजय जडेजा भी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करने लगे, क्योंकि इसके अगले ओवर में अजहरुद्दीन ने जो किया उसने पाकिस्तान को हैरान कर दिया। उन्होंने अहमद के अगले ओवर में आगे कूदकर सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ दिया। पाकिस्तान ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम इतना आक्रामक बल्लेबाजी करने लगेगी। यहाँ भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी कर लिया था, क्योंकि 25 ओवरों में स्कोर 86 रन हो जाता है और अब दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से जम चुके थे। रन भी आ रहे थे, साथ में बाउंड्री भी लग रही थी। लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसी घटना घटती है जिसने सभी भारतीय दर्शकों की आंखें नम कर दिया।
मुश्ताक अहमद की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन, जो कि शानदार लय में बैटिंग कर रहे थे, वो विकेट कीपर के हाथों में कैच दे बैठे, क्योंकि इन्होंने भारत को मुश्किल से निकाला था। अजहरुद्दीन ने अपनी इस पारी में 4 चौके और एक खूबसूरत छक्का लगाया था और 48 गेंदों में तेज 32 रनों की पारी खेली थी। इनके जाने के बाद मैदान पर आए सचिन के दोस्त विनोद कांबली। अब रन बनाने की जिम्मेदारी अजय जडेजा के कंधों पर होती है और उन्होंने सबकी सांसें ही रोक दिया, क्योंकि आगे निकलकर मिड ऑन की तरफ लंबा छक्का मार दिया। अभी तो विकेट गिरा था और इस तरह से शॉट्स खेलने में ये बिल्कुल संकोच नहीं किए। अभी तक भारतीय टीम ने 28 ओवरों में 100 रन बना लिया था, लेकिन अभी भी इस ओवर की एक गेंद बाकी थी, जो भारतीय टीम के लिए काल बन गई, क्योंकि इस गेंद पर भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग गया, क्योंकि अजय जडेजा, जो कि शानदार बैटिंग कर रहे थे, अपने 85 से मात्र 4 रन ही दूर थे, वो आखिरी गेंद पर अपना विकेट दे बैठे, जिसके बाद तो पाकिस्तान खेमे में खुशियों का माहौल पैदा हो गया। हर पाकिस्तानी जश्न में डूब गया। वहीं अजय जडेजा को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये अच्छे से कैच पकड़ा गया है या नहीं, लेकिन उस वक्त अंपायरों का डिसीजन ही सर्वमान्य होता था। तभी दोनों अंपायरों ने आपस में मिलकर बात किया और अजय जडेजा को आउट करार दे दिया। जडेजा 77 गेंदों में 46 रन बनाए, दर्शकों का अभिवादन करते हुए पवेलियन लौटे। अभी आप अंदाजा लगाओ कि अजय जडेजा ने अपना 50 भी नहीं पूरा किया था, लेकिन बावजूद उसके वो दर्शकों का अभिवादन करते हुए पवेलियन लौट रहे थे। यानी उस वक्त 46 रन का बहुत ही बड़ा महत्व था, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में साथ में सामने पाकिस्तान हो तो यह रन और भी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इनकी बेहतरीन पारी की सराहना हो रही थी। परंतु अब मैदान पर कदम रखता है एक 19 साल का मासूम लड़का, जिसको देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ी उसका मजाक बनाने लगी। वसीम अकरम ने कहा, लगता है अपनी दूध की बोतल भूल गया है, वही लेने आया है। इमरान ने कहा, नहीं, लगता है कोई ड्रेसिंग रूम से मैसेज पहुंचाने आया है। तभी किसी ने कहा, अरे ये तो बल्लेबाजी करने आ रहा है। तभी इमरान खान ने कहा कि भारत के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो बच्चों को बैट पकड़ाकर मैदान में उतार दे रहे हैं। इनके पास तो अच्छी क्वालिटी के गेंदबाज पहले से नहीं है, लगता है अब बल्लेबाजों का भी खात्मा हो गया है। परंतु वो सब इस बात से अनजान थी कि यही बच्चा उनको छट्टी का दूध याद दिला देगा। वो बच्चा कोई और नहीं, सचिन रमेश तेंदुलकर थे। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जोश में थे, क्योंकि क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज मौजूद होते हैं। 37 ओवरों तक भारत ने 134 रन बना लिया था। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने 10 ओवरों में 46 रनों की पार्टनरशिप किया, जिसमें सचिन ने शानदार बैटिंग करी थी। सचिन की बेहतरीन बैटिंग से स्कोर 150 रनों के करीब जा चुका था। सचिन का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था, क्योंकि सचिन उस वक्त इतने शांत नहीं होते थे। पहले तो वो अपने बल्ले से जवाब देते थे, फिर अपने मुंह से। मैदान में उनका तेवर बताता था कि वो कितने एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद तो पाकिस्तानियों की फटकी चार हो जाती थी कि ये छोटा सा बच्चा हमारे सामने इस तरह से बिहेव कर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं था, सचिन इससे पहले भी कर चुके थे, क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर बेहद ही आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी बीच विनोद कांबली मुश्ताक की गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठी। कांबली 24 रन बनाए। अब संजय मांझेकर मैदान पर आते हैं, लेकिन वापस से स्टेडियम में मातम पसर गया, क्योंकि मुश्ताक अहमद ने उसी ओवर में मांझेकर को भी बोल्ड करके भारत को 5वां झटका भी दे दिया। एक ही ओवर में भारतीय टीम ने लगातार 2 विकेट गंवा दिया था। इसीलिए पाकिस्तानियों का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन उनके दर्शक तो नंगा नाच कर रहे थे, मानो उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि भारतीय टीम ने 40 ओवरों में 5 विकेट खोकर 148 रन बनाया था। इनके जाने के बाद मैदान पर आते हैं कपिल देव और मुश्ताक को अगले ओवर में गुस्से में जोरदार चौका लगाते हैं। Well hit and beautifully placed. That's why he's one of the all-time greats. Kapil Dev. यहाँ पर पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता है और अब 8 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 160 रन होता है, परंतु कपिल देव मानो कसम खाकर आए हों कि पाकिस्तान को उनकी औकात बताकर ही मानेंगे। बाउंड्री के साथ साथ सिंगल डबल भी चुरा रहे थे। दोनों ने पाकिस्तानियों की सच में औकात बता दिया, क्योंकि अब दोनों तरफ से रनों की बरसात होने लगी। उसी बीच कपिल देव ने एक कवर के ऊपर से शानदार 6 मार दिया। रनों की गति में उछाल आ गई थी।
सचिन भी अपने हाथ खोल दिए थे। इन दोनों की मार को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज ना मारने की गुहार लगाने लगी। पल भर में वो घुटनों पर आ चुके थे और बीच मैच में ऐसा देखने को भी मिला क्योंकि उनके फील्डर इंजरी का बहाना बनाकर गेंदबाजी करने से कतराने लगी। भारतीय टीम का भूत और भविष्य दोनों एक साथ पाकिस्तानियों के लिए रहे थे। जो बदतमीज इमरान खान सचिन तेंदुलकर को दूध पीता बच्चा बता रहा था, सचिन ने उसी के ओवर में शॉट्स लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरा किया और आने वाले भविष्य का अंदेशा दे दिया कि आगे भी तुम्हारे साथ यही होने वाला है, यानी तुमको एक क्रिकेट के मैदान का बाप मिल गया है। भारत की तरफ से इस पारी की पहली 50 थी जो मात्र 57 गेंदों में आई थी। इसके बाद कपिल देव ने पाकिस्तान की खबर लेना शुरू किया, लेकिन आखिरकार वो इमरान के हाथों कैच थमा बैठे। उन्होंने 26 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी खेली। उस जमाने में यह पारी बहुत ही मायने रखती थी। अब देखिए मैच में दोबारा से एक ट्विस्ट आता है। कपिल देव के आउट होने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज एक बार फिर से मैच में वापसी करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय टीम 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी और भारत ने 7 विकेट गंवाकर 216 रन बना लिया था। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज मिलकर भी सचिन को आउट नहीं कर सके। सचिन नाबाद लौटे। सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से इस पारी को संभाला था वह बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि यदि उस समय सचिन आउट हो जाते तो भारतीय टीम बहुत ही पीछे हो जाती। लेकिन सचिन ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने में बेहद ही अहम भूमिका निभाई और कपिल देव के साथ मिलकर एक बेहतरीन पार्टनरशिप किया। इन दोनों ने आखिरी के 10 ओवरों में 75 रनों की साझेदारी कर डाली। ऐसे में अब पाकिस्तान के सामने 217 रनों का टारगेट मिलता है। यह टारगेट तो बेहद ही छोटा था कि यह मैच रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस की सारी सीमाएं लांघ देगा और असली कहानी ही दूसरी पारी में शुरू होने वाली है। अब भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने 216 रन डिपेंड करने मैदान पर उतरती है, लेकिन भारतीय टीम के लिए उस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत के पास टॉप नॉच के गेंदबाज नहीं हुआ करते थे। भारतीय टीम ज्यादातर मैच अपनी खराब गेंदबाजी की वजह से ही हार जाती थी। इसीलिए कहीं न कहीं भारतीय खेमे में भारतीय दर्शकों के बीच हार का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन आज भारत के गेंदबाजों की मंशा कुछ और ही निकली और तीसरे ही ओवर में कपिल देव ने इजमामुल हक को LBW आउट कर दिया। इस विकेट के गिरते ही स्टेडियम में शोर मच गया। 8 के स्कोर पर इजमामुल हक 2 रन बनाकर चलते बने। जिस भारतीय टीम के गेंदबाजी पर संदेह था उसने तो अपना काम शुरू में ही शुरू कर दिया था। इनके जाने के बाद जाहिल फैजल मैदान पर आते हैं। वहीं भारत की तरफ से छठा ओवर लेकर आए प्रभाकर ने जाहिद फैजल को विकेट कीपर किरण मोरे के हाथों कैच करवाकर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ 16 रनों पर अपना 2 विकेट गंवा दिया था। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के साथ दर्शक भी स्टेडियम में जश्न मनाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि जब 16 रनों पर 2 विकेट गिर गया है तो यह मैच हम आसानी से जीत लेंगे। परंतु अब तक इस बात से हर कोई अनजान था कि यही 2 विकेट भारतीय टीम के लिए काल बन जाएगा। इस जश्न भारतीय टीम के लिए नासूर घाव बन गया। दरअसल अब मैदान पर वो शख्स आया जो भारत के खिलाफ खड़े होने की कसम खा लिया था। जो ऐसे कई मैचों में जहां भारतीय टीम मैच को आसानी से जीत रही थी, इस शख्स खड़ा होता है और भारतीय टीम हार जाती है, जिसका नाम था जावेद मियांदाद। भारतीय टीम के खिलाफ तो इसका बैट और मुंह दोनों चलता था। शुरू में दबाव था, इसीलिए सोहेल के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आमिर सोहेल के सामने भारत का हर गेंदबाज बेबस हो चुका था, क्योंकि मियांदाद के पास अनुभव था जो बार बार उनको बता रहा था, जिससे इन दोनों ने मिलकर कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, प्रभाकर किसी को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने 16 ओवरों तक स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। इस श्रीनाथ की शक्ल देखिए, कहीं से लग रहा है ये उनको आउट करने का दम रखते हैं। इनकी लाचार बॉडी लैंग्वेज, हताश चेहरे सब कुछ बयां कर रहे थे। लेकिन तभी अजहरुद्दीन ने अपना मास्टरमाइंड यूज किया और सचिन तेंदुलकर के हाथ में गेंद थमा डाली। परंतु वो भी आज फीके नजर आने लगे, क्योंकि उनको भी एक चौका पड़ गया। इसके बाद मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देख सब हैरान हो गए, क्योंकि सचिन ने मियांदाद को एक वाइड गेंद डाली और एक गेंद गलती से नहीं बल्कि सचिन ने जानबूझकर डाली थी और फिर अपने मुंह से स्लिच किया। इस दौरान फील्ड पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा था, लेकिन तब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था। सचिन तेंदुलकर और किरण मोरे के बीच कुछ तो चल रहा था, जिससे मियांदाद काफी परेशान हो रहा था। अभी तो आपको भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, परंतु इसके पीछे का राज हम आगे बताएंगे।
और आप अभी की सिचुएशन देखो, ना विकेट आ रहा था, ना रन रुकने का नाम ले रहा था। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे हताश निराश हो चुके थे। दोनों पाकिस्तानी पूरी तरह से सेट हो गए थे और अक्सर सचिन को गेंदबाजी के लिए तभी बुलाया जाता था जब विकेटों का आकार सूखा पड़ा रहता था। इसीलिए सचिन और किरण मोरे मियांदाद को परेशान करने में लगे थे, क्योंकि आसानी से विकेट तो मिल नहीं रहा था। इसीलिए ये लोग कुछ और कर रहे थे और अब जो देखने को मिला उससे सब कुछ साफ साफ बयां हो गया, क्योंकि एक बार फिर से सचिन ने मियांदाद को वाइड गेंद डाली। मियांदाद ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद डॉट हो गई। गेंद सीधे किरण मोरे के हाथ में गई। किरण मोरे जोरदार अपील करने लगी और यहाँ सचिन भी पीछे नहीं रहे। सचिन को भी अच्छे से पता था कि यह गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अंपायर पर दबाव बना रहे थे और ऐसा ये दोनों सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि मियांदाद फ्रस्ट्रेट हो सके, और ऐसा देखने को भी मिल रहा था। मियांदाद परेशान हो रहा था। उसी दौरान सोहेल खान ने अपनी 50 पूरी कर लिया। यहाँ पाकिस्तान ने 26 ओवरों में 88 रन बना लिया था। ऐसे में इनको रोकना बेहद ही मुश्किल लग रहा था। भारतीय टीम के हाथ से यह मैच आसानी से निकलता जा रहा था। तभी मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय टीम को गेम में वापसी करा दिया, क्योंकि उसी बीच एक बार फिर किरण मोरे मियांदाद को कुछ कह देते हैं। दोनों के बीच खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली। वहीं सचिन कोने में खड़ा होकर मजे ले रहे थे, क्योंकि सारा का सारा करता धरता यही थे। जिस तरह से बार बार किरण मोरे कूद कर अपील कर रहे थे और जंप करके स्टंप को गेंद से लगा रहे थे, यह जावेद मियांदाद को बिल्कुल भी रास नहीं आया। इसीलिए मियांदाद ने उनका मजाक बनाते हुए किसी मेढक की तरह कूदने लगा, जिसे देखने के बाद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैच में सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन हर कोई एंजॉय करने लगा। मियांदाद की इस हरकत को देखकर कमेंटेटर भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और यहीं पर मैच में खेला हो जाता है, क्योंकि भारतीय टीम ने इतना कुछ किया था सिर्फ इनका ध्यान भटकाने के लिए। अब एक बार स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान टीम ने 30 ओवर की समाप्ति पर 105 रन बना लिया था। यहाँ से पाकिस्तान को केवल 110 रन ही बनाना था और साथ में उनके हाथ में 8 विकेट भी बाकी था। आमिर शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं मियांदाद अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में भारतीय खेमे में मातम का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि भारतीय टीम लगभग इस मैच को हार चुकी थी, क्योंकि उनको केवल 110 रन बनाना था। हाथ में 8 विकेट था, साथ में क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज। यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत इस मैच में वापसी कर पाएगा। अब एक बार फिर से अगला ओवर सचिन तेंदुलकर के हाथ में होता है। पिछले कुछ ओवरों से सचिन और मोरे ने जो किया था उसी के गुस्से में आमिर सोहेल सचिन की गेंद पर आगे निकलकर जोरदार छक्का मारना चाहा, लेकिन वहीं पर शॉर्ट लेग पर ही वो कैच दे बैठा। उसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों ने क्या ही जश्न मनाया। उसे देखने के बाद तो ऐसा लगा भारत ने मैच जीत लिया हो। और यह विकेट पूरी तरह से सचिन तेंदुलकर का था, क्योंकि उन्होंने जो पकाया था अब उसका फल खाए थे। और जब मैच प्रेजेंटेशन में सचिन से इसके बारे में पूछा गया तो सचिन ने क्या जवाब दिया हम आगे बताएंगे। खैर, मैच में आगे बढ़ते हैं। यह विकेट भारतीय टीम के लिए लाइफ लाइन थी। सोहेल को आगे निकलकर शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया था, जिससे मैच में रोमांच पैदा हुआ। सचिन ने एक बार फिर से बता दिया कि वो बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल कर सकते हैं। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मियांदाद अभी भी क्रीज पर मौजूद था और वो लगातार मलिक को समझा रहा था। तभी प्रभाकर ने मलिक को विकेट कीपर के हाथों कैच करवाकर जश्न का तूफान ला दिया, क्योंकि मैच को पूरी तरह से यहाँ पर घुमा दिया था। अब मैदान पर आते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान इमरान खान, और आने के बाद उनको लगा कि हम यहाँ से इस मैच को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट में और शॉट खेलते ही जल्दबाजी में भाग पड़ी और उसी के चलते वो रन आउट भी हो गई। जहाँ पाकिस्तान टीम इस मैच को जीत रही थी, वहीं अब मैच में खेला हो चुका था। इमरान डक पर आउट होकर पवेलियन चल दिए, और यह सब इसीलिए देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से 11 के 11 खिलाड़ी एकजुट होकर फील्ड पर प्रदर्शन कर रहे थे। हर विकेट को हर खिलाड़ी अच्छे तरीके से जश्न मना रहा था। पाकिस्तान टीम 130 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन सभी खिलाड़ी के निशाने पर जावेद मियांदाद होता है, मानो हर कोई उससे बदला लेना चाह रहा हो। परंतु भारतीय टीम ने एक तरफ से विकेटों का पतन शुरू कर दिया था। पाकिस्तान टीम का दूसरा कोई भी खिलाड़ी 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पा रहा था, और यही पाकिस्तान की असली औकात भी है। वो जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, उनके खिलाड़ी 2 मिनट से ज्यादा कहीं भी नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान टीम आखिरी के 36 रनों के भीतर अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। अब मियांदाद बेचारा अकेला खड़े होकर सब कुछ देख रहा था और फिर क्या दबाव इतना ज्यादा हो गया कि ओसीनाथ की जोरदार यार्कर पर बोल्ड हो गया। वैसे तो जावेद मियांदाद अपने मुंह से बहुत बकबक करता है, लेकिन इस यार्कर का जवाब उसके पास भी नहीं था। मियांदाद ने पिच पर बहुत संघर्ष किया। 110 गेंदों पर केवल 40 रन ही बनाया था, लेकिन वो पिच पर खड़ा था क्योंकि उसको पता था कि यह टारगेट बहुत छोटा है। यदि हम छोटी पारी भी खेल दी तो पाकिस्तान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा कांटा था। पाकिस्तान टीम 105 रनों पर 2 विकेट से 141 रनों तक 7 विकेट खो चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 173 रनों पर ऑल आउट करके वर्ल्ड कप के इस रोमांचक मैच को जीत लिया। सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सचिन ने अपने इस लाजवाब प्रदर्शन से पाकिस्तान को बता दिया कि जिसे तुम बच्चा समझ रहे थे वो तुम्हारा बाप निकला, क्योंकि इस वर्ल्ड कप जैसे महामुकाबले में सचिन तेंदुलकर का बहुत ही बड़ा रोल था। उन्होंने अपने बल्ले से तेज 50 लगाई और गेंदबाजी में कमाल करके दिखाया, और जो उन्होंने विकेट लिया था वहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। और जब उनसे पूछा गया कि आपने इस मैच को कैसे एंजॉय किया, आपने किरण मोरे के साथ मिलकर मियांदाद के साथ क्या किया, तब सचिन ने अपने मास्टरमाइंड प्लान को बताया कि हम ऐसा जानबूझकर कर रहे थे ताकि वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना विकेट दे दे। और मैच में जो भी हुआ आखिरकार हमारी जीत हुई, तो हमने इस मैच को बहुत ही एंजॉय किया। तो दोस्तों, सचिन के इस मास्टरमाइंड प्लान और उनकी पारी को 10 में से आप कितने नंबर दोगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और दमदार वीडियो के साथ।